Hello guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So दोस्तों, in this video we will discuss the GST amendments. मैंने already direct tax के amendments cover कर दिए हैं, तो please एक बार वो देख लेना. और अभी in this video we will discuss the GST amendments. Now देखो दोस्तों, GST amendment जो है वो existing law को change नहीं कर रहे हैं. ये जो GST amendments है, जो existing law है, उसके addition में कुछ दो तीन चीजें extra हम लोगों को पढ़नी है. मैंने तुम लोगों के लिए पूरे GST amendments simplify करके तुम लोगों के सामने रखे हैं और वो 10 पेजेस के अंदर अंदर तुम लोगों के सब अमेंडमेंट्स आ जाएंगे. और वो भी कैसे 10 पेजेस, मतलब तुम लोग देखोगे कि ऐसा एक पेज है, राइट? सो इट इज नॉट फुल्ली फिल्ड पेज. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आपको बता दूं, ये जो अमेंडमेंट्स के जो वीडियो अपना ये क्या नोट्स होंगे, वो नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार उधर जाके आप देख सकते हो. एकदम सिंप्लीफाइड वे में तुम लोगों के सामने में रखूंगा. और एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो जीएसटी अमेंडमेंट्स है, ये अटेम्प्ट के लिए, मतलब मई 25, जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25, जैन 26, ये सबके लिए एप्लीकेबल होंगे. बराबर है. और इसमें एंड में मैं और एक वीडियो डालूंगा जो मैंने जैन 25 के लिए बनाया था, बिकॉज मेरे हिसाब से दैट वीडियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो मैं वो वीडियो उसमें डाल दूंगा, अटैच कर दूंगा. ठीक है ना. चलो शुरू करते हैं जीएसटी अमेंडमेंट. सबसे पहले अरे यस, और एक चीज भूल गया भाई. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ सब्सक्राइब बटन, बिकॉज इस पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस चैनल पे, आपको टैक्स के रिलेटेड. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट ऑफ जीएसटी अमेंडमेंट्स, दैट इज, सर, आप सप्लाई के अंदर एक पॉइंट हम लोग ने पढ़ा होगा, दैट इज प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, राइट? तो एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर दो फ्लैट्स है, समझ, दो फ्लैट्स है, 21st फ्लोर पे दो फ्लैट्स है. एक फ्लैट जो है वो सी व्यू का व्यू देता है, और दूसरा जो फ्लैट है ना, वो स्लम व्यू देता है. तुम लोगों को क्या लगता है, कौन से फ्लैट का वैल्यू ज्यादा रहेगा, विथ अ सी व्यू और विथ अ स्लम व्यू? तो ऑफ कोर्स यू विल से विथ अ सी व्यू का फ्लैट का प्राइस ज्यादा होगा, बिकॉज वो सी व्यू है भाई उस पे. तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू समझो 1 करोड़ है, बट जो सी व्यू मिल रहा है उसके वजह से हम लोग प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑफ 20 lakhs. द क्वेश्चन कम्स कि सर व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस 20 lakhs, ये उन्होंने बोला है. तो आंसर इज वेरी सिंपल. अगर हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी के वैल्यू के साथ साथ प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो वो कभी भी कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाता है. वो क्या माना जाता है, कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाता है. तो मतलब इसका मतलब ये कि ये जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस है, इसका हम लोग अलग से कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का ट्रीटमेंट होगा ना, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का जो भी ट्रीटमेंट होगा, वो जो टैक्स रेट होगा, वो सेम टैक्स रेट पूरे के पूरे वैल्यू पे लग जाएगा. बराबर. नाउ द क्वेश्चन कम, सर व्हाट इज द टैक्स रेट ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? तो याद करो, हम लोग ने एक नेगेटिव लिस्ट में पॉइंट देखा था, और वो नेगेटिव लिस्ट में पॉइंट था कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये है कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट, ठीक है, इसके पहले अगर मुझे पैसा मिला, सॉरी, इधर थे ना हम, हाँ, समझो इसके अगर पहले मुझे पैसा मिला, देन इन दैट केस कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के पहले पैसा मिला है, देन कंस्ट्रक्शन का सर्विस एलिमेंट कम्स इनटू द पिक्चर, और इसके वजह से वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी बिका जाता है ना, उस पे जीएसटी लग जाता है. क्यों? बिकॉज वो सेल ऑफ गुड्स तो नहीं है, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए तुम लोग ने मुझे पैसा दिया था, और इसके वजह से वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे हमेशा हम लोग जीएसटी अप्लाई करते हैं. एक बार वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर हम लोगों को पैसा मिला होगा, देन इन दैट केस ये गुड्स भी नहीं है, एंड देयर इज नो सर्विस एलिमेंट आल्सो, और इसके वजह से उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है. और इसके लिए हम लोग ने देखा था, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और डेट ऑफ ऑक्यूपेशन, विच एवर इज अर्लियर, इसके पहले पैसा मिला तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है, और अगर इसके बाद में पैसा मिला तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है. सो एग्जैक्टली सेम चीज है, अगर वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन बिका गया है, तो वो जो कॉम्पोजिट सप्लाई हम लोग ने देखा, उस पे पूरे वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा. बट अगर वो जो हाउस प्रॉपर्टी था, वो हाउस प्रॉपर्टी अगर इसके बाद बिका गया है, तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता है, ऑटोमेटिकली 1.2 करोड़ पे पूरे वैल्यू पे भी जीएसटी नहीं लगेगा. एकदम परफेक्ट है, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं इधर तक. सही है. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. सर ये जो प्रॉपर्टी होगा, ये कौन सा प्रॉपर्टी हो सकता है? दिस प्रॉपर्टी कैन बी एनी प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी कैन बी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी. इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी. रेजिडेंशियल और कमर्शियल कौन सा भी प्रॉपर्टी हो सकता है.
ठीक है? ओके। अभी बात करते हैं आरसीएम का। आरसीएम मतलब चार्ज का पॉइंट अपना चालू हो गया। आरसीएम के अंदर याद करो एक पॉइंट हम लोग ने पहले देखा था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स। आराम से देखते हैं क्या-क्या था। भले तुम लोगों का अमेंडमेंट छोटा-सा है, बट मुझे तुम लोगों को पूरा का पूरा नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। समझो कि मैंने तुम लोगों को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दिया टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन इन दैट केस इस पे लगता था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा तो उस पे क्या लगता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। बट अगर एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा तो इट वाज एब्सोल्युटली व्हाट? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर ये जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग देने वाला है, सप्लायर है, वो सप्लायर कैन बी अ रजिस्टर्ड पर्सन और एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, दैट डज नॉट मैटर। वापस बोल रहा हूं, अगर कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है, रेजिडेंशियल रहने के लिए एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, देन इन दैट केस उस पे टैक्स लगेगा एंड दैट विल बी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा, देन इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये हम लोग ने पहले भी देखा था। बट इसमें हम लोग ने और भी पहले एक्सेप्शन देखा था इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी होता क्या है, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं तो मैं समझो रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैंने मैंने मेरे खुद के रहने के लिए एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लिया। अनफॉर्चुनेटली आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन और इसकी वजह से मुझे आरसीएम के अंदर टैक्स भरना पड़ता है। अभी मैं गवर्नमेंट को जाके बोल रहा हूं, मैं मानता हूं कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं मानता हूं कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, पर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं। मैं जो भी मैं खुद के लिए भी करूंगा ना, वो बिजनेस के लिए कर रहा हूं ऐसे आपको लगेगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ये मैं रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा हूं। मैं भले मानता हूं मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, बट आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर माई बिजनेस पर्पस, आई एम टेकिंग इट फॉर माई पर्सनल पर्पस ओनली। एंड इफ मी बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर आई एम एबल टू प्रूव दैट ये जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, जो रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया है, हु इज अ सोल प्रोप्राइटर, और ये पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, अगर मैं प्रूव कर पा रहा हूं, देन इन दैट केस इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब मुझे इस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। So in case of a sole proprietor, who is a registered person, if he takes the property on rent on his own account for personal purpose, if he is able to prove that, then उस पे आरसीएम नहीं लगेगा. It is going to be what? Exempt. अंडरस्टैंडिंग? तो ये हम लोग ने पहले भी देखा था और ये अभी भी जस्ट तुम लोगों को रिवाइज करके दिया। अभी मेन पॉइंट इधर आता है अदर प्रॉपर्टीज के केस में। अदर प्रॉपर्टीज में उन्होंने सबसे पहले दो बाइफर्केशंस किए। भाई तू सप्लायर कौन सा है? तू सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है? इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन और तू अगर किसी को भी रेंट पे दे रहा है, बीइंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट डज नॉट मैटर, ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म विल बी एप्लीकेबल। क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं बड़ा आदमी हूं भाई। अरे मैं बड़ा आदमी हूं भाई, मैं बड़ा आदमी हूं। मैं किसी को भी अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी देता हूं ना, तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स हो जाएगा और रजिस्टर्ड पर्सन विल कलेक्ट द टैक्स एंड ही विल डिपॉजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट, बिकॉज सप्लायर इज अ बिग पर्सन। तो क्यों आरसीएम करना है? प्रॉब्लम कभी आता है मालूम है? प्रॉब्लम आता है जब भी सप्लायर एक यूआरपी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बराबर, और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने वो कमर्शियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया, मुकेश अंबानी को दे दिया वो कमर्शियल प्रॉपर्टी। नाउ तुम लोग ही सोचो, इस पे अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रख दिया, ठीक है, देन इन दैट केस क्या करना पड़ेगा? अभी उस गवर्नमेंट को इस पे जीएसटी मिलेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं and government did not want to lose the revenue on this, and that's why government said कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी दिया होगा, इस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मत लगाओ, इस पे लगाओ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड लेट मुकेश अंबानी मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी टू द गवर्नमेंट। अंडरस्टैंडिंग? सो व्हेन यूआरपी इज गिविंग द अदर प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, उसको बोलना जीएसटी पे करने के लिए। आरसीएम के अंदर वो बंदा जीएसटी पे करेगा। बट अगर अगर मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैं दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, देन इन दैट केस कोई भी बड़ा आदमी नहीं है, देन इन दैट केस इस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एंड लॉजिकली सोचो दोस्तों, मेरा अगर टर्नओवर का मतलब टर्नओवर क्रॉस हुआ थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो ही मुझे बेसिकली जीएसटी देना पड़ेगा, वैसे देखा तो, राइट? बिकॉज अगर मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं तो मुझे जीएसटी कभी देना पड़ता है? वंस आई टेक द रजिस्ट्रेशन। अंडरस्टैंडिंग? एकदम सिंपल वे में समझते हैं कि अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, किसी को भी दिया सर्विस रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी का, उस एफसीएम के अंदर टैक्स हो जाएगा।
अगर मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया होगा, देन इन दैट केस उस पे लगेगा आरसीएम एंड दिस इज योर अमेंडमेंट। दिस इज योर अमेंडमेंट। आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस पार्ट, राइट? मैं लॉजिकली तुम लोगों को समझाने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है? ये तुम्हारा इतना ही पॉइंट है आरसीएम के अंदर जो अमेंडमेंट था, एंड लेट मी टेल यू दिस इज द ओनली, भाई क्या हुआ रे, दिस इज द ओनली अमेंडमेंट, ठीक है? ओके। सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, अभी देखो आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स जो है, आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स, उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। सप्लायर इज यूआरपी और मैं मेटल स्क्रैप बेच रहा हूं, जो मेटल स्क्रैप मतलब जो स्क्रैप होता है ना, मेटल का स्क्रैप, जो वो बेच रहा हूं मैं, ठीक है? और मैं कौन हूं? एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर हूं। वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर अगर मेटल स्क्रैप बेचता है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस पे लगेगा आरसीएम। और अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप बेचता है, तो उस पे नॉर्मल लगेगा एफसीएम। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द ओनली पॉइंट। नाउ इसमें एक पॉइंट है छोटा सा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, प्लीज सब लोग इधर ध्यान दो। आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस विद द रजिस्ट्रेशन चैप्टर। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में तुम लोग ने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि इफ पर्सन इज एक्सक्लूसिवली इनटू सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब मैं जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम है, उस पर आरसीएम लगता है। अगर मैं कौन सा आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, उस पर सिर्फ आरसीएम लगता है, तो मुझे कभी भी लायबिलिटी नहीं आएगा जीएसटी पे करने का, बराबर ना? तो आई एम एक्सक्लूडेड फ्रॉम टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। मैं क्यों रजिस्ट्रेशन लू? मैं मेरा आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, उस पर हमेशा लायबिलिटी रेसिपिएंट का आता है जीएसटी पे करने का, सो व्हाई विल आई टेक द रजिस्ट्रेशन? तो इसके वजह से उन्होंने पहले बोल दिया था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, यूजुअली इफ अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिवली आरसीएम सप्लाईज, देन नो नीड टू टेक द रजिस्ट्रेशन, बराबर? बट अगर वो जो सप्लायर है, वो एक सप्लायर इज ऑफ द मेटल स्क्रैप, अगर मेटल स्क्रैप का सप्लायर होगा, देन दिस एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल। देन दिस एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल। दिस एक्सेप्शन मतलब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके, दिस एक्सेप्शन मतलब एक्सक्लूसिवली आरसीएम सप्लाई दे रहा है, तो तुझे रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। ये तेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, किसके लिए? मेटल स्क्रैप के सप्लायर के लिए। मतलब उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर उसका टर्नओवर क्रॉस हुआ तो, राइट? सो इफ सप्लायर इज ऑफ मेटल स्क्रैप और वो सिर्फ और सिर्फ मेटल स्क्रैप बेचता है, बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको आरसीएम लगता है, बराबर? तो वैसे देखा तो अगर ये सिर्फ इतना ही काम कर रहा है, ऐसे ही सप्लाई करता है, इन दैट केस उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आरसीएम सप्लाई करता है। बट उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इफ अ सप्लायर इज ऑफ अ मेटल स्क्रैप, तो ये जो एक्सेप्शन है नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन, ये इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। That is, if metal supplier's turnover exceeds the threshold limit, registration for the metal supplier will be mandatory. Understanding everybody? एकदम चकाचक। अभी मैं तुम लोगों को इधर से ही आगे लेके जाता हूं, यही कॉन्सेप्ट पकड़ के, मतलब जो ऊपर का रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का था, याद है क्या? अनरजिस्टर्ड, अदर अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का बात करते हैं। अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए हम लोग ने क्या देखा था? रजिस्टर्ड पर्सन देता है किसी को भी तो अंडर एफसीएम, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, उस पर लगेगा आरसीएम, ठीक है? अभी ये कॉन्सेप्ट तो लोगों को आगे लेके जाता हूं मैं, ये पॉइंट पे देखो, इंटरलिंकिंग ऑफ अकोमोडेशन सर्विस विद एग्जेम्पशन चैप्टर। अभी हम लोग आगे एग्जेम्पशन चैप्टर में, ठीक है? नंबर वन, क्या देखा था ऊपर हम लोग ने? अगर ये एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, क्या है ये? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, ठीक है? अगर मैंने दिया एक रजिस्टर्ड पर्सन को, ऊपर क्या देखा था? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर फॉलो हो जाएगा, और उसका एक्सेप्शन है सोल प्रोप्राइटर। अगर कौन सा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो क्या देखा था हम लोग ने? डिस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बराबर? तो इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। मैंने तुम लोगों को रहने के लिए घर दिया, तुम लोग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, राइट? तो इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है सर। अगर तुम लोग एक स्टूडेंट हो और वो स्टूडेंट का अकोमोडेशन के लिए दिया, तो उन्होंने ना थोड़े से एक्सेप्शन डाल दिए। अगर ऐसा कौन सा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है, इट इज यूजुअली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट दिस एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस। उनको स्पेसिफिकली इन लोग पे जीएसटी लगाने का है, उन लोगों को स्पेसिफिकली ये लोग पे जीएसटी लगाने का एग्जेम्पशन नहीं देना है। मतलब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, पर तो भी उस पे एग्जेम्पशन नहीं देना है, उस पे उनको जीएसटी लगाना है। कभी हो सकता है, देखो, अकोमोडेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट रेसिडेंसेस, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को इसमें खींचा है।
उसमें उन्होंने किसको खींचा है? स्टूडेंट्स को इधर खींचा है। सो अकोमोडेशन सर्विसेज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ही है, स्टूडेंट्स तो अनरजिस्टर्ड ही है। तो अगर स्टूडेंट रेसिडेंसेस अगर दिया होगा, स्टूडेंट को दिया होगा, देन इन दैट केस उस पे दोस्त जीएसटी लगने वाला है। और वो कैसे क्या देखते हैं हम। तो उनके उनके लिए ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होता है। पूरा सुनो आराम से, आगे बहुत बाकी है। So accommodation services for students in student residences या accommodation services provided by hostels, camps, PG accommodations and the like। मतलब अगर hostels होते हैं, camps होते हैं, paying guests का accommodation होता है, तो वो भले residential dwelling हो, भले unregistered person के लिए हो, but still it will not be exempt from tax। बेसिकली ये है एंट्री नंबर 12, बराबर। तो ये जो लोगों को उन्होंने बोल दिया ना कि एंट्री नंबर 12 नहीं लगेगा तुम लोगों को, उन्होंने बोल दिया अभी कि एंट्री नंबर 12 तुम लोगों को नहीं लगेगा। कि कौन लोगों को नहीं लगेगा? ये नहीं लगेगा, ये लोगों को। और उनके लिए उन्होंने बोला तुम लोगों के लिए है एंट्री नंबर 12 ए व्हिच इज न्यूली इंसर्टेड, व्हिच इज न्यूली इंसर्टेड। तो ये लोगों को एंट्री नंबर 12 का यूआरपी का एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा, बिकॉज़ उनके लिए एंट्री नंबर 12 ए स्पेसिफिकली है। तो एंट्री नंबर 12 ए के अंदर उन्होंने क्या समराइज़ किया है, मतलब कभी कभी जीएसटी लगेगा, ये तुम लोगों को मैं बोलता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट होगा, जो स्टूडेंट रेसिडेंसेस में रहता है या हॉस्टल में रहता है या कैंप्स या पीजीज़ में रहता है, जो अकोमोडेशन पर्पस के लिए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लेता है, बराबर? जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 20,000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। मतलब कौन सा भी स्टूडेंट 20,000 के ऊपर पर मंथ पर पर्सन पे करता है फॉर अकोमोडेशन सर्विस, और जो उसने अकोमोडेशन लिया है दैट इज फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज। मतलब बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, मैं स्टूडेंट हूं, बराबर है। मैं स्टूडेंट हूं, मैंने 11 महीने का रेंट पे किया पीजी के लिए। मैं मतलब ये किया क्या, अग्रीमेंट किया पीजी के लिए, ठीक है। और मैं 30,000 रुपीज पर मंथ देता हूं। नाउ मुझे बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? वापस पूछता हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं 11 महीने का अग्रीमेंट करता हूं टू स्टे इन अ पीजी पेइंग गेस्ट, और मैं 30,000 रुपीज पर महीना पे करता हूं। तुम लोग से देखो इसके कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं क्या? अकोमोडेशन सर्विस के लिए लिया है, यस। वैल्यू ऑफ सप्लाई पर मंथ कितना है? 30,000, मतलब मोर देन 20,000 पर मंथ पर पर्सन, यस। अकोमोडेशन इज गिवन फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज, मैंने तो 11 महीने का किया। सो ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड दैट्स व्हाई उस पे जीएसटी लग जाए, उस पे जीएसटी लग जाएगा। बट अगर बट अगर मैंने ऐसे बोला अकोमोडेशन सर्विस के लिए है, ठीक है, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई पर मंथ मेरा 10,000 ही है, मैं रेंट सिर्फ 10,000 रुपीज देता हूं, तो मुझे 12 ए के अंदर क्या मिल जाएगा? एग्जाम्पशन मिल जाएगा। प्लीज याद रखना, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 20,000। अगर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 भी हुआ ना, तो भी मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। करेक्ट है। एंड ऑल दीज कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड इन क्यूमुलेटिव बेसिस, मतलब सब कुछ एक साथ अप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अकोमोडेशन के लिए दिया था 30,000 रुपीज पर मंथ का रेंट था, पर पर्सन पर मंथ, और मैंने अकोमोडेशन सिर्फ एक महीने का लिया था, देन इन दैट केस 12 ए मुझे एप्लीकेबल हो जाएगा और एग्जाम्पशन मुझे मिल जाएगा। टैक्स कभी लगेगा जब मैं अकोमोडेशन के लिए ले रहा हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई पर मंथ पर पर्सन इज मोर देन 20,000 एंड मैं जो अकोमोडेशन में रह रहा हूं वो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज के लिए आई शुड बी स्टेइंग, तो ही मेरे पे जीएसटी लग जाएगा। आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस पार्ट, राइट? पक्का एकदम? ओके। नाउ ये भी हो सकता है, सर व्हाट अबाउट होटल? होटल भी एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है गिवन ऑन रेंट, तो उसका क्या होगा? ये जो होटल का भी पार्ट है ना, वो होटल भी एंट्री नंबर 12 में नहीं आएगा, ये एंट्री नंबर 12 ए में आएगा। मतलब इधर 12 के अंदर उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, होटल मुझे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग देता है, तो एक्चुअली इट शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, पर तो भी लोग जीएसटी चार्ज करते हैं। तो बेसिकली उनको बोलना है कि व्हाट इफ होटल इज गिवन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो उनके लिए 12 ए एप्लीकेबल हो जाए, उनके लिए 12 ए एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसके कंडीशंस तुम लोगों को सेटिस्फाई करने हैं। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं? अकोमोडेशन सर्विस इज मोर देन अकोमोडेशन सर्विस वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अप टू 20,000 पर पर्सन पर मंथ एंड अकोमोडेशन इज गिवन फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 90 डेज। तो तुझे क्या मिल जाएगा? 12 ए का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। कूल, परफेक्ट है। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो जीएसटी लग जाएगा, और उल्टा देखा तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है।
सर्विसेज ऑफ हॉस्टल्स फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स वेयर हॉस्टल इज रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। तो वो भी 12A के अंदर क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। वो भी 12A के अंदर क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। एकदम परफेक्ट है। तो ये तुम्हारा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड जो अकोमोडेशन सर्विस था, एग्जाम्पशंस का पार्ट था, वो तुम लोगों को मैंने इंटरलिंक करके दे दिया। राइट, आई होप यू आर क्लियर। उसके बाद एग्जाम्पशंस के अंदर हम लोग ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक एग्जाम्पशन देखा था, जिसमें बोला था कि व्हाट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर एक पॉइंट था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। उसके अंदर उन्होंने बोला था अफिलिएटेड टू, कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसके अंदर सिर्फ एक नाम में चेंज हुआ है, एंड नाम में जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग था, उसमें उन्होंने क्या चेंज किया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, दैट्स इट। इतना ही चेंज हुआ है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, इतना ही दोस्त चेंज हुआ है, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं। ना कभी कभी क्या होता है कि ये जो कॉलेजेस होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं या फिर स्कूल्स होते हैं, उनको अफिलिएशन सर्विस लगता है। अफिलिएशन सर्विस कौन देता है, अफिलिएट करता है कौन, बोर्ड, बोर्ड बेसिकली अफिलिएट करता है, एजुकेशनल बोर्ड। तो ये जो अफिलिएशन सर्विस दिया जाता है, सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और काउंसिल, ये जो अफिलिएशन सर्विस देते हैं, कौन से स्कूल्स या कॉलेजेस को देते हैं, ऐसे स्कूल्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स को जो भी अफिलिएशन सर्विस दिया जाता है, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। में होता है ना A+, ए अफिलिएशन सर्विस। सो बेसिकली ये जो अफिलिएशन सर्विस दिया जाता है, उसके अगेंस्ट कुछ कंसिडरेशन लिया जाता है। तो किसने किसको अफिलिएशन सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट है, अफिलिएशन सर्विसेज बाय सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और काउंसिल। मतलब बेसिकली अफिलिएशन देने वाले भी सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड वाले ही होने चाहिए। किसको दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स को दिया, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम। बट अगर कोई अदर स्कूल्स को दिया, प्राइवेट स्कूल को दिया, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अगर कोई दूसरे किसी ने तो अफिलिएशन सर्विस दिया, यूनिवर्सिटी या कि किसी और ने दिया, तो इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज टैक्सेबल। स्पेसिफिकली याद रखना किसने किसको अफिलिएशन सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट है, अफिलिएशन सर्विस गिवन बाय सेंटर एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड ने सर्विस दिया कौन से, गवर्नमेंट स्कूल्स को, तो ही वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। याद रहेगा पक्का, ओके। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दैट इज इंडियन रेलवेज, टू इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ, अभी देखो तुम लोगों को याद होगा, तो एग्जेम्पशंस में जो गवर्नमेंट के सर्विसेज थे, उसमें एक पॉइंट था कि अगर इंडियन रेलवेज ने कौन सा सर्विस दिया तो इट वॉज टैक्सेबल। उन्होंने रिसेंटली वो टैक्सेबल किया था, इंडियन रेलवे से सर्विस दिया तो इट वॉज टैक्सेबल। बट उन्होंने कुछ चीजें एग्जेम्प्ट कर दी, कि सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स होता है, एग्जेम्प्ट, नो नॉट टैक्सेबल। फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स और वेटिंग रूम्स होते हैं, नॉट टैक्सेबल, उसके लिए जो पैसा लिया जाता है, नॉट टैक्सेबल। क्लोक रूम सर्विस होता है, नॉट टैक्सेबल। बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, अभी ऑफकोर्स बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस मैंने तो कभी देखा नहीं है कौन से स्टेशन पे, कि बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस जो होती है, अभी तुम लोग ने एयरपोर्ट पे देखा होगा, बराबर, तो वो एयरपोर्ट पे तो है, तो मे बी अपने रेलवे स्टेशन पे भी आ जाएंगे, जब भी उनको थोड़ा जगह मिलेगा इधर-उधर जाने के लिए। अब अपने स्टेशन पे तो जगह ही नहीं रहती चलने के लिए, तो वो किधर जाएँगे बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज़। तो बेसिकली अगर आया बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस जिसके लिए पैसा दिया तुम लोग ने, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल एकदम। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन ज़ोन और डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू अनदर ज़ोन और डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मतलब अगर एक ज़ोन और डिवीजन ने, मतलब रेलवे का एक डिवीजन ने रेलवे के दूसरे डिवीजन को सर्विस दिया, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। अभी क्या होता है, देयर आर सर्टेन कंपनीज या मे बी यू कैन से स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, नाउ जिनके पास काफी सारा फंडिंग होता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास और रेलवेज के पास इतना फंडिंग में भी नहीं होगा, तो रेलवेज क्या करता है, रेलवेज वो एसपीवीज को पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो फंडिंग होगा, तुम लोग ने लोगों से लिया होगा फंडिंग, तो वो फंडिंग तुम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए डाल सकते हो क्या रेलवेज के लिए, वी विल पे यू फॉर दैट। नाउ अगर कौन सा भी, अगर सी बेसिकली क्या होता है, ये एसपीवी जो होता है ना, वो लोगों से पैसा लेते हैं, उनको यूनिट्स इशू करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग ने मुझे 1000 रुपए दिया ना, मैं तुम लोगों को इतना इतना रिटर्न दूंगा। ये होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये जो फंडिंग जमा करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए यूज करते हैं, मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज उनको पे करता है और ये जो है वो लोगों को उनके रिटर्न्स देता है। ठीक है, ये बेसिकली अपना स्ट्रक्चर होता है। नाउ द पॉइंट इज,
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसपीवीज टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये पहले बात करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसपीवीज टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जो भी सर्विस ये एसपीवी ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए दिया था, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अभी कौन सा सर्विस है? अलाउिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एंड ओन्ड बाय एसपीवी फॉर अ कंसिडरेशन। एसपीवी के पास पैसा है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को बोला कि आपको मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना है ना, कर सकते हो, उसके लिए पैसा लगेगा। तो जो भी सर्विस एसपीवी टू एमओआर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ कभी कभी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एसपीवी ने बिल्ड किया, ठीक है, अभी उसका मेंटेनेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेज दैट हम लोग उसको मेंटेन करेंगे, तो हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। और वो मेंटेन करने के लिए कैन आई से दिस इज अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू एसपीवी, मेंटेनेंस का सर्विस दिया। तो ये जो मेंटेनेंस का सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एसपीवी को दिया है, दैट विल आल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसमें कुछ भी लोचा लपाटा है क्या? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं है भाई। एनी सर्विस गिवन बाय एसपीवी टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर एनी सर्विस गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू एसपीवी इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये एक दो बार पढ़ने के बाद भी तुम लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ना तुम लोगों को याद होगा तो एग्जामिशन में एक पॉइंट है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे कभी जीएसटी नहीं लगता है, बराबर। पर उसके जो सेकेंडरी सर्विसेज थे, मतलब अगर मैंने डुप्लीकेट बिल तुम लोगों को दिया, कंपनी ने तुम लोगों को डुप्लीकेट बिल दिया जिसके लिए चार्ज किया, ये पहले उस पर जीएसटी लगता था, अभी उन्होंने उस पर भी एग्जामेशन दे दिया। उन्होंने बोल दिया सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ, ओके एक सेकंड के लिए इधर देखना, मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जीएसटी नहीं लगता है, बट उसके रिलेटेड सर्विस का हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट पे दिया, नो जीएसटी। टेस्टिंग फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स, नो जीएसटी। रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, नो जीएसटी, जो भी पैसा लिया जाएगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स, इधर से उधर शिफ्टिंग हो रहा है, उसके लिए पैसा लिया, नो जीएसटी। इशूइंग डुप्लीकेट बिल्स, नो जीएसटी। which are incidental or ancillary to the supply of transmission or and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their consumers. So पहले ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो एग्जाम था ही, पर अभी ये सर्विसेज भी क्या कर दी उन्होंने, एग्जाम कर। सिंपल, छोटे से पॉइंट से अभी आगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, मैं आर&डी का सर्विस देता हूं अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। अगर गवर्नमेंट ने मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए ग्रांट्स इशू किए तो उस पर भी दोष जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर भी दोष जीएसटी नहीं लगेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, किसने ग्रांट दिया तो जीएसटी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट एंटिटी ने दिए तो जीएसटी नहीं लगेगा। और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर these sections of Income Tax Act 1960। याद करो सेक्शन नंबर 35 के इंस्टीट्यूशंस इनकम टैक्स एक्ट में है ना, सेक्शन 35 पीजीबीपी में, उन्होंने अगर ग्रांट दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। वन टाइम रीड है सब। इंश्योरेंस सर्विस याद करो, इंश्योरेंस सर्विस देखो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, इधर हम लोगों को एग्जामिशन में ऐसा एक पॉइंट था, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस, तो उन्होंने कुछ स्कीम्स दिए थे, तो स्कीम्स के बाद उन्होंने दिया था सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस स्कीम स्पेसिफाइड अबव, मतलब री इंश्योरेंस पे भी क्या मिल जाता है, एग्जाम्पशन मिल जाता है। अभी पॉइंट इज, उन्होंने बोला कि ये जो री इंश्योरेंस है उस पे तो तुम लोग एग्जाम्पशन दे ही रहे हो स्पेसिफाइड स्कीम का, अभी हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं उस पे, रेट्रोसेशन भी उस पे इंक्लूड कर रहे हैं। सर व्हाट इज रेट्रोसेशन? रेट्रोसेशन मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज देयर इज वन इंश्योरेंस, ठीक है, और वो इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है कि यार ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसके लिए वो क्या करता है, ये री इंश्योरेंस करता है। मतलब एक री इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस होता है, बराबर। अभी री इंश्योरेंस कंपनी को भी डर लग रहा है कि ऐसा कुछ तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो क्या करता है, उनका अगर एक स्पेसिफिक रिस्क जो होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट एक री इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी को वापस रिस्क ट्रांसफर करता है, और इसको ही बोला जाता है रेट्रोसेशन। अभी इंश्योरेंस ने और एक इंश्योरेंस किया, उसको बोलता है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस ने उसका छोटा सा पार्ट या कुछ स्पेसिफिक रिस्क ट्रांसफर किया तो उसको बोला जाता है रेट्रोसेशन। तो बेसिकली इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए जो एग्जाम्पशन है, जो री इंश्योरेंस के लिए भी है और वही रेट्रोसेशन के लिए भी है। सो बेसिकली तीनों के लिए एग्जाम्पशन अवेलेबल है अगर वो ये स्पेसिफिक स्कीम्स के रिलेटेड होगा तो। इजी, ठीक है।
अभी याद करो और एक एग्जाम्पशन था, दैट इज स्किल डेवलपमेंट सर्विस में ऐसे एक था, सर्विसेज गिवन बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी। अब ये जो एनएसडीसी था ना, एनएसडीसी, उसका नाम चेंज किया उन्होंने और उन्होंने लिखा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनसीवीईटी कर दिया। एनएसडीसी का नाम उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, एनसीवीईटी कर दिया। बस इतना ही चेंज है। एनीथिंग डिफिकल्ट? नहीं भाई, कुछ मैं बोल रहा हूँ नहीं है डिफिकल्ट कुछ भी। अभी आ जाओ प्लेस ऑफ सप्लाई में। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या लिखा था, प्लेस ऑफ सप्लाई में एक सेक्शन ऐड किया था, सेक्शन नंबर 10(1)(ca). ठीक है, 10(1)(ca) में क्या लिखा था, अगर 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 आराम से, इन केस ऑफ ओवर द काउंटर सेल हैपेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक ओवर द काउंटर सेल हुआ है, ओवर द काउंटर सेल, तो उसका हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दुकानदार हूं, तुम लोग मेरे पास आए कुछ पेंसिल या पेन लेने के लिए, ठीक है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो अगर मेरे पास तुम्हारा एड्रेस अवेलेबल है और मैं वो इनवॉइस में लिखता हूं, देन इन दैट केस जो भी तुम लोग ने एड्रेस लिखा है, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट मेंशन्ड इन द इनवॉइस, दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर मेरे पास तो इतने सारे कस्टमर्स आते हैं, तो छोटे छोटे पेंसिल पेन लेने के लिए या इरेजर लेने के लिए मैं थोड़ी उनको इनवॉइस देता हूं हमेशा। हमेशा इनवॉइस नहीं देता हूं मैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं तभी। तो इसकी वजह से अगर एड्रेस मेरे पास तुम्हारा अवेलेबल नहीं होगा, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर जो भी होगा, वही क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सो ओवर द काउंटर सेल पे अगर मेरे पास रेसिपिएंट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एड्रेस का, तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर मैं तुम लोगों को जो बेच रहा हूं ओवर द काउंटर पर, मेरे पास सामने वाले का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो मेरा खुद का एड्रेस इज गोइंग टू बी प्लेस ऑफ सप्लाई। एकदम सिंपल। अभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, तुम लोगों को और एक एग्जांपल देता हूं। से फॉर एग्जांपल देयर इज वन पर्सन कॉल्ड अमित, ओके, और उसका एक दोस्त है आकाश का। ठीक है, अमित किधर रहता है, अमित रहता है मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। आकाश किधर रहता है, आकाश रहता है तमिलनाडु में। किधर रहता है, तमिलनाडु में। अभी मैंने अमेजोन से क्या किया मालूम है, अमेजोन से एक बुक ऑर्डर की, ठीक है, और बिलिंग तो मेरे नाम पे हुआ, बिलिंग तो मेरे नाम पे हुआ, पर मैंने क्या बोला मालूम है अमेजोन को, अमेजोन एक काम करना, तू जो डिलीवरी देगा ना, डिलीवरी तमिलनाडु सॉरी आकाश को दे देना जो तमिलनाडु में। ठीक है, अभी बिलिंग हुआ अमित के नाम पे और डिलीवरी हुआ आकाश को। बिलिंग हुआ महाराष्ट्र में और डिलीवरी हुआ तमिलनाडु में। ये जब भी होता है तभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोगों को समझना है प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, सेल ऑफ गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, where billing address is different than the address of delivery where the supply is through e-commerce operator, then in that case place of supply is going to be delivery address and not the billing address। याद रखना, डिलीवरी एड्रेस जो भी होगा वही तुम्हारा क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो इन आवर एग्जांपल प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी तमिलनाडु, अनरजिस्टर्ड, ईजीपीजी, ओके। तो ये है प्लेस ऑफ सप्लाई के इतने पॉइंट्स है भाई। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई। अभी टाइम ऑफ सप्लाई में क्या होता है, अभी देखो, एक स्पेक्ट्रम चार्जेस करके, स्पेक्ट्रम यूजेज करके कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल जो ऊपर सैटेलाइट्स होते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है एयरटेल का अलग सैटेलाइट, जियो का अलग सैटेलाइट, ऐसे होता है क्या? नहीं, सैटेलाइट्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बराबर। अभी गवर्नमेंट क्या करता है, वो स्पेक्ट्रम यूज करने के लिए लोगों को लाइसेंस देता है, मतलब कुछ राइट्स देता है, ठीक है। अभी ये जो गवर्नमेंट ने जियो को, एयरटेल को या क्या वोडाफोन को जो स्पेक्ट्रम यूजेज का सर्विस दिया, उसके लिए वो उनसे पैसा लेता है। तो जियो हो या एयरटेल हो, वोडाफोन हो, गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, ठीक है। और ये जो पेमेंट करता है ना, दैट पेमेंट कैन बी ह्यूज पेमेंट, ठीक है। वो पेमेंट वन टाइम पेमेंट हो सकता है। जियो बोल रहा है कि ये लो स्पेक्ट्रम यूजेज के लिए मैं जो भी पैसा दे रहा हूं, ये लो 70,000 करोड़, ये लो। ये वन टाइम पेमेंट हो सकता है। या फिर ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो बोलता है कि मैं पेमेंट करूंगा पर मैं इंस्टॉलमेंट्स में करूंगा, तो तभी टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। सो बेसिकली ये जो स्पेक्ट्रम यूजेज, जो सैटेलाइट यूज करने का बेसिकली जो सर्विस है, जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उस पे जो पेमेंट किया जा रहा है, इट कैन बी वन टाइम पेमेंट और इट कैन बी इन इंस्टॉलमेंट्स। उस पे जीएसटी हम लोग कैसे टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बेसिकली हम लोगों को इसमें देखना है। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर स्पेक्ट्रम यूजेज अंडर जीएसटी, सर्विसेज ऑफ स्पेक्ट्रम यूजेज एंड अदर सिमिलर सर्विसेज, एवरी टेलीकॉम ऑपरेटर मेक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। और अगर फुल टाइम वन टाइम होगा तो भी क्या होगा हम लोगों को देखना है।
प्लीज समझना, इधर जीएसटी एप्लीकेबल होता है ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब गवर्नमेंट भले सप्लायर हो, पर हमेशा रिवर्स चार्ज बेसिस के अंदर ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है ना, उनको जीएसटी भरना पड़ता है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है तो। ठीक है, ओके। नाउ सर, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होता है? देखो, अगर वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी वेरी सिंपल, व्हेन द इंस्टॉलमेंट विल बी ड्यू और व्हेन इट विल बी पेड, विच एवर इज अर्लियर। बराबर। और अगर वो पेमेंट अपफ्रंट होगा तो व्हेन द पेमेंट इज ड्यू और व्हेन द पेमेंट इज मेड, विच एवर इज अर्लियर। और वो इंस्टॉलमेंट का होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। इंस्टॉलमेंट का होगा तो ड्यू और पेड, विच एवर इज अर्लियर। और अगर अपफ्रंट होगा तो ड्यू और व्हेन इट इज मेड, पेमेंट इज मेड, विच एवर इज अर्लियर। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? सो टेलीकॉम ऑपरेटर अगर इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस बोला जाएगा और आरसीएम के अंदर भी टैक्स हो जाएगा। एंड उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, जब पे पेएबल है या फिर तूने पे किया, विच एवर इज। समझा कि नहीं रे बाबा? अभी तक हम लोग ने कौन से देखे चैप्टर्स? सबसे पहला सप्लाई देखा, उसके बाद आरसीएम देखा, दैट इज चार्ज। देन वी सॉ द इंटरकनेक्शन ऑफ एग्जाम्पशंस आल्सो, तो एग्जाम्पशन भी कंप्लीट किया। आफ्टर दैट वी सॉ प्लेस ऑफ सप्लाई, देन वी सॉ टाइम ऑफ सप्लाई। अभी हम लोग आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी तुम लोग याद करो, एक सेक्शन था, सेक्शन है, सेक्शन नंबर 17(5) करके। 17(5) बात करता है ब्लॉक्ड आईटीसी के बारे में। ना ब्लॉक्ड आईटीसी में क्या लिखा है? अगर मैंने कौन सा गाड़ी परचेस किया, ठीक है, और अगर मैं मोटर ड्राइविंग स्कूल हूं, उसके लिए यूज किया, या फर्दर सप्लाई होगा उसके लिए यूज किया, तो कुछ एक्सेप्शन दिए थे। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, गाड़ी परचेस करके गाड़ी सेल कर रहा हूं, आई एम इन फर्दर सप्लाई ऑफ दैट मोटर व्हीकल, आई विल गेट द आईटीसी ऑन दैट पर्टिकुलर परचेस ऑफ मोटर व्हीकल। एकदम बराबर है, परफेक्ट एकदम। तो मैं कौन हूं? डीलर हूं, समझो। डीलर ने गाड़ी परचेस किया, गाड़ी परचेस करते वक्त जीएसटी पे किया, और वो गाड़ी मैं आगे बेच रहा हूं। तो मैं अगर डीलर रहूंगा तो उसका मुझे आईटीसी मिल जाता है, इस पे कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी मैं गाड़ी तो परचेस करता हूं, बट आई डोंट सेल इट फर्दर। सर मतलब मैं डीलर हूं ना सर, तो गाड़ी तो बेचेंगे ना। सुनो, गाड़ी मैंने परचेस किया, मैं डीलर हूं, मैंने गाड़ी परचेस किया, बट आई एम यूजिंग दैट स्पेसिफिक कार एज ए डेमो पर्पस। मतलब जो डेमो कार्स होते हैं ना, टेस्ट ड्राइव के कार्स होते हैं, डेमो कार्स होते हैं, दिखाने के लिए जो गाड़ियां होती है, वो भी बेचता नहीं हूं, मैं दिखाने के लिए यूज करता हूं। सो अगर टेस्ट ड्राइव कार्स जो होते हैं, जो डेमो कार्स होते हैं, उस पे आईटीसी मिलेगा क्या सर? बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग इट फर्दर। सो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इस पे आईटीसी ले लो तुम लोग, भले तुम लोग आगे नहीं बेच रहे हो, पर तुम लोग तो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो ना, तो उस पे आईटीसी तुम लोग ले सकते हो, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। पर उसपे ना उन्होंने दो कंडीशन, मतलब कंडीशन मतलब कुछ बोल दिया, कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि देखो, ये जो टेस्ट ड्राइव के कार्स है, अगर तुम लोग फीचर्स का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हो तो तुम लोगों को आईटीसी मिल जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं। बट अगर तुम लोग जो गाड़ी है वो तुम लोगों के एम्प्लॉइज के ट्रैवल करने के लिए यूज कर रहे हो, या कुछ दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो उसका तुम लोगों को आईटीसी नहीं मिलेगा। बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फीचर्स, ये देखो इसमें ये फीचर है, वो फीचर है, ये देखो एसी ऐसे चलता है, बोस का अंदर स्पीकर है, तो ये जब जो चीजें होती है, वो मैं मेरा धंधा ही बढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं, तो उस पर आईटीसी ले लो। बट अगर मेरे एम्प्लॉइज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने अगर ड्राइव कार लेके रखी है, तो उस पे वो गाड़ी पे मुझे आईटीसी, और अदर पर्पस आईटीसी विल बी ब्लॉक्ड। ठीक है। अदर कार्स फॉर सेल जो स्टॉक इन ट्रेड है, उस पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो अलाउड था ही मुझे ऑलरेडी। तो आईटीसी इज अलाउड एज इट इज नॉट ब्लॉक फॉर कार डीलर, बिकॉज मैं परचेज करके बेच रहा हूं आगे। ठीक है, ओके। ना कभी कभी क्या होता है, मैं जो डीलर हूं, मैं गाड़ी परचेस नहीं करता हूं, मैं गाड़ी परचेस नहीं करता हूं, आई एम यूजिंग मैन्युफैक्चरर्स कार एज ए डेमो। मतलब मैं गाड़ी परचेस नहीं कर रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरर के पास एक ऑलरेडी गाड़ी है, वो मैं यूज कर रहा हूं फॉर डेमो पर्पस। तो उस पे आईटीसी मिलेगा क्या? अरे भाई, इधर आईटीसी का किधर बात हुआ? अगर मैंने कौन सा गाड़ी परचेस ही नहीं किया है, विच मीन्स मैंने कभी जीएसटी पे ही नहीं किया है। अगर मैंने परचेस के टाइम पे जीएसटी पे ही नहीं किया है, तो मैं मुझे आईटीसी का तो बात है ही नहीं, बिकॉज मैंने कुछ परचेस ही नहीं किया, मैं तो मैन्युफैक्चरर का गुड्स यूज कर रहा हूं, राइट? So what if the demo vehicle is not purchased by the dealer? He is using manufacturer's car as a demo. Then there is no question of ITC as the car is not purchased by the dealer.
सिंपल। ओके, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज आईटीसी ऑन अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल वी विल टॉक अबाउट जनरल इंश्योरेंस हियर। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल देर इज, आई एम द ओनर ऑफ दिस कार, ये मेरे पास कार है और एक कार का एक्सीडेंट हुआ दोस्त। ठीक है, इसके वजह से मैं इधर एक बल्लू करके एक बंदा है उसके पास लेके गया, उसका गैरेज है। ठीक है, ये इधर लेके गया और ये जाने के बाद मुझे समझा कि यार बहुत खर्चा हो रहा है। तो मैंने बोला मैं खर्चा क्यों उठाऊं, इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस करके रखा है इसका। सो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये पैसा देगा, ऐसे मैंने बोल दिया। नाउ जो भी खर्चा था, अभी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। बल्लू ने बोला कि भाई 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये 2 लाख रुपए पे करने के दो तरीके हो सकते हैं, आराम से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले, व्हाट विल अमित डू, अमित विल मेक अ पेमेंट of 2 lakh rupees to Ballu, and then insurance company will reimburse that those 2 lakh rupees to Amit. इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट मेथड। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी कैन बी सीधा का सीधा बल्लू जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को बिलिंग करेगा 2 लाख रुपए का, और इंश्योरेंस कंपनी बल्लू को पेमेंट करेगी 2 लाख रुपए। और इसको बोला जाता है कैशलेस मेथड। उसको क्या बोला जाता है, कैशलेस मेथड बोला जाता है। अमित का एक भी रुपए का कैश नहीं गया इसमें, इसको बोलता है कैशलेस मेथड। रीइंबर्समेंट में क्या हुआ, अमित को पहला खर्चा करना पड़ा, उसके बाद रीइंबर्समेंट मिला। कैशलेस में क्या होता है, डायरेक्टली बिलिंग किस पे होगा, इंश्योरेंस कंपनी पे होगा और वो पैसा देगा। ठीक है, ओके। नाउ इधर वही बोला है, आईटीसी ऑन द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ये जो इंश्योरेंस कंपनी जो 2 लाख का पेमेंट कर रहा है ना, इन बोथ द केसेस 2 लाख का तो कट रहा है इंश्योरेंस कंपनी का, बराबर। वो रीइंबर्समेंट मेथड हो या फिर डायरेक्ट मेथड हो, कैशलेस मेथड। तो वो जो 2 लाख रुपए पे किया, उस पे इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा क्या, इज द क्वेश्चन। सो तुम लोग लॉजिकली मुझे बताओ एक चीज। सिचुएशन वन, इनवॉइस इज रेज्ड इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इनवॉइस इज रेज्ड इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तुम लोग मुझे बताओ, यू बी दैट इंश्योरेंस कंपनी, ओके। तो मैं जो बल्लू हूं, मैं बल्लू बल्लू ने तुझे डायरेक्टली क्या किया, इनवॉइस रेज किया तेरे पे। सो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस रेज हुआ होगा, जिसके अंदर होगा वैल्यू और जिसके अंदर होगा जीएसटी। सो कहने से इंश्योरेंस कंपनी से वैल्यू प्लस जीएसटी चार्ज किया, और इनवॉइस किसके नाम पे था, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे था। इन दिस केस गवर्नमेंट ने बोला, अगर ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो भी इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे रेज हुआ होगा, देन इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी विल गेट द आईटीसी फॉर दैट। इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा। अरे ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी को क्यों नहीं आईटीसी मिला भाई, वो तो उसका ही, उसके लिए तो इंश्योरेंस किया था मैंने। तो इसके वजह से जो भी पल्लू ने इंश्योरेंस कंपनी पे इनवॉइस रेज किया था, उस पे जो भी जीएसटी पे चार्ज करके पे किया था इंश्योरेंस कंपनी ने, उसका इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर सेकंड सिचुएशन वेयर द इनवॉइस इज नॉट रेज्ड इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये कैशलेस मोड है। अगर कभी, सॉरी, ये रीइंबर्समेंट मोड है। अगर कभी रीइंबर्समेंट में क्या होता था, रीइंबर्समेंट में अमित के नाम पे पहले इनवॉइस रेज हो रहा है, अमित पे कर रहा है, बाद में इंश्योरेंस कंपनी अमित को दे रहा है। सो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे कभी इनवॉइस रेज हुआ नहीं हुआ। सो विल इंश्योरेंस कंपनी गेट द आईटीसी, नो, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे कुछ इनवॉइस ही नहीं है। तो पॉइंट को समझो, इनवॉइस इज नॉट रेज्ड इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी अगर होगा, इफ इट इज नॉट अ कैशलेस मोड, इट इज अ रीइंबर्समेंट मोड, इन दैट केस आईटीसी इज नॉट अलाउड, बिकॉज इनवॉइस इज नॉट रेज्ड इन द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। सिर्फ एक एक चीज तुम लोगों को याद रखनी है, इनवॉइस किसके नाम पे रेज हुआ है। अगर इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे रेज हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा, इनवॉइस रेज नहीं हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी नहीं मिलेगा। करेक्ट, इनवॉइस शुड बी रेज्ड इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, दैट्स इट। ओके, तो ये आईटीसी के दो पॉइंट्स देखे। बाद में आता है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में तुम लोग ने एक पॉइंट देखा होगा कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिसके वजह से योर रजिस्ट्रेशन कैन कैन बी एब्सोल्युटली कैंसल्ड, कि भाई गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं भाई तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, बराबर। उसमें उन्होंने एक न्यू क्लॉज ऐड किया और उन्होंने बोल दिया कि देखो, कभी कभी होता क्या है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद तुम लोग रिवोकेशन एप्लीकेशन करते हो, बराबर। रिवोकेशन एप्लीकेशन,
ये जो रिवोकेशन एप्लीकेशन किया, वो रिवोकेशन एक्सेप्ट भी हो गया और जो कैंसलेशन था वो कैंसल हो गया। मतलब रिवाइव हो गया तेरा रजिस्ट्रेशन। तो जैसे रिवाइव होगा ना, तुम लोगों को कैंसलेशन और रिवाइवल के बीच में अगर तुम लोग ने कौन एक काम करते। इसका ना हम लोग एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं नीचे। मैंने नीचे कुछ एग्जांपल दिया है। मैं तुम लोगों को इससे समझाता हूँ, तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं इंटरलिंक करूंगा इधर आईटीसी एंड रजिस्ट्रेशन चैप्टर, आराम से देखना। तुम लोगों को लगता होगा बहुत बड़े-बड़े इधर क्या-क्या लिखा है, बाप रे, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से सिर्फ शांति से देखना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, सिचुएशन नंबर 1 पे आते हैं। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, ठीक है? अगर तुम लोग स्पीड पे देख रहे हो तो स्पीड थोड़ा कम करना इस पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, बराबर? 7th जुलाई 2024 को कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था और मैंने परचेज़ किया था। उसपे आईटीसी आया 2 लाख रुपए का, ठीक है? और मैंने अब तक आईटीसी क्लेम नहीं किया है। तुम लोग मुझे बता सकते हो कि अगर 7th जुलाई का अगर मैंने कुछ इन्वर्ट्स अप्लाई किया है, जिस पे अगर आईटीसी आया है, तो मैं आईटीसी का लास्ट डेट फॉर अवेलिंग आईटीसी क्या है? लास्ट डेट फॉर अवेलिंग आईटीसी क्या है? कैन आई से 30th November of the subsequent financial year, that is 30th November 25, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। तो मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है ये 2 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं करता हूँ, मेरा आदत था, तुम लोगों का कैसे आदत होता है, बाद में करूँगा, वैसे ही मेरा भी आदत था, मैं बाद में आईटीसी क्लेम करूँगा, बहुत टाइम है। अरे बहुत टाइम है करके। तो हुआ क्या, मैं जुलाई में नहीं किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च भी नहीं किया, तो हुआ क्या, 7th मार्च को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया। मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल हुआ और मैंने आईटीसी लिया ही नहीं था। रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया, मैंने रिवोकेशन का एप्लीकेशन किया और वो जो रिवोकेशन का एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गया और वो एक्सेप्ट हो गया और एक्सेप्ट होके वो जो कैंसलेशन था वो रिवोक हो गया ऑन 2/2/2026। कैंसलेशन कभी हुआ? 7/7/2025। रिवोकेशन कभी हुआ उसका? 2/2/26। और अरे बाबा, एक चीज समझो, ये 2 लाख रुपए का तो मैंने आईटीसी लिया ही नहीं और बीच में मेरा वो टाइम लिमिट चला गया टू टेक द आईटीसी। सो मैं अभी पछता रहा हूँ, क्या है यार, करना चाहिए था यार, क्या है यार, शिट यार, तुम लोगों का रिजल्ट के बाद कैसे होते हो, अरे यार वो अच्छे से करना चाहिए था, हो जाता। तो ये इधर भी मेरा ऐसा ही हो रहा है। मार्च तक नहीं लिया, मार्च तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद रिवोकेशन किया, रिवोकेशन एक्सेप्ट भी हुआ, दैट इज ऑन 2/2/26। जब तक भले मेरा 2/2/26 वो मेरा रिवोकेशन जो था वो कैंसिल हुआ और वो रजिस्ट्रेशन रिवाइव हुआ, बट तब तक मेरा ये जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो चुका था ना। तो मेरे पास, डोंट यू थिंक मेरे साथ थोड़ा गलत हो रहा है इधर? डोंट यू थिंक मेरे साथ गलत हो रहा है? बिकॉज़ आई कुड नॉट क्लेम द आईटीसी ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज़ मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल हुआ था और ये तो मेरा हक का पीरियड है ना भाई, ये तो मेरा हक का पीरियड है, पर तुम लोग ने रजिस्ट्रेशन कैंसल करके रखा था। तो इसकी वजह से भले मैंने डिले किया, मान लिया, जुलाई नहीं किया, अगस्त में नहीं किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब नहीं किया, मानता हूँ मैं। बट द पॉइंट इज़ मेरे पास तो 30th नवंबर तक टाइम था ना। तो आपने तो मुझे 7th मार्च तक ही टाइम दिया, बिकॉज़ 7th मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया। सो डोंट यू थिंक ये 2 लाख का आईटीसी मुझे मिलना चाहिए या अपॉर्च्युनिटी मिलना चाहिए और एक, बिकॉज़ दे हैव स्नैच्ड माय दिस पीरियड एंड दैट्स व्हाई दे सेड एक बार तुम्हारा अगर रजिस्ट्रेशन कैंसल होता है, बाद में कैंसलेशन रिवोक होता है, तो एक बार रिवोकेशन होने के बाद ना विद इन 30 डेज़ तुम लोगों को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। विद इन 30 डेज़ तुम लोगों को क्या करना पड़ता है? रिटर्न फाइल करना पड़ता है फॉर द पीरियड बिटवीन 7/3/25 टिल 2/2/2026। मतलब ये जो पीरियड है 7/3/25 टिल 2/2/26, उसके रिलेटेड का तुझे क्या फाइल करना पड़ता है दोस्त? रिटर्न फाइल करना पड़ता है और ये जो तुम लोग विद इन 30 डेज़ रिटर्न फाइल करोगे, तभी तुम लोग उसका आईटीसी ले सकते हो। ये जो 2 लाख था ना, वो 2 लाख का आईटीसी तुम लोग ले सकते हो इवन दो दिस पीरियड इज़ गॉन और दिस डेट इज़ गॉन। समझा कि नहीं रे बावा? तो ये मैं 2 लाख का कभी आईटीसी ले सकता हूँ, जब भी रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कैंसलेशन रिवोक होगा, मतलब वो रिवाइवल होगा मेरे रजिस्ट्रेशन का। उधर से विदिन 30 डेज़ मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ता है। फॉर व्हिच पीरियड? फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन। करेक्ट है? और ऊपर का जो रजिस्ट्रेशन का पॉइंट था ना, उसमें क्या था कि 30 डेज़ के अंदर अगर तुम लोग ने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन जो है वो रीएक्टिव जो हुआ है ना, वो वापस कैंसल हो जाएगा।
वापस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। भाई देख, पहला कैंसिल ऑलरेडी हो चुका है, बाद में तेरा कैंसिलेशन रिवोक भी हुआ, मतलब एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद प्लीज 30 डेज के अंदर तू रिटर्न फाइल कर। अगर तूने 30 डेज के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया तो तेरा जो रजिस्ट्रेशन जो है, वो जो एक्टिव किया है, वो हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और यही चीज इधर लिखी है, देखो एक बार, द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड इफ द पर्सन डज नॉट file pending returns within 30 days from the date of order of revocation of registration। जो कैंसिलेशन का जो रिवोकेशन का ऑर्डर था, उधर से लेके 30 डेज के अंदर अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अभी पूरा फोकस करो और इधर देखो, आईटीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 कैन बी अवेल्ड ऑन और बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न और 30th November of the subsequent financial year. But the problem was the registration was cancelled from 7th March 25. This can cause inconvenience to the registered person because ये पीरियड में वो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर पाया जो उसके पास था, टाइम था पर क्लेम नहीं कर पाया। Hence, ITC which could not be claimed can be utilized in the return filed within 30 days। वो 30 डेज के अंदर जो रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो आईटीसी पहले का ले सकते हैं। बराबर एकदम। ये सिचुएशन 1 हो गया, जिधर ये डेट के बाद मेरा रिवोकेशन हुआ। ठीक है, अभी आते हैं सिचुएशन 2 पे, आराम से बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। सिमिलर सिचुएशन, 7 जुलाई 24 को आईटीसी था 2 लाख रुपए का, जो मैंने नहीं लिया था अभी तक। 7 मार्च 25 को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, उसके बाद मुझे सिर्फ पछतावा हुआ कि मैंने अभी तक उसका आईटीसी क्यों नहीं लिया। ठीक है, बराबर। अभी हुआ क्या, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ 7 ऑफ मार्च को, मैंने रिवोकेशन का एप्लीकेशन कर दिया और मेरा रिवोकेशन का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, और वो एक्सेप्ट होके मेरा जो रिवोकेशन था, मतलब जो कैंसिलेशन था, वो रिवोक हो गया ऑन 3/10/25। 3/10/25, बराबर। ओके, मतलब ये पीरियड के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल था। मुझे एक चीज बताओ, 24-25 का जो 7 जुलाई 24 का जो भी आईटीसी था 2 लाख का, वो मुझे यूटिलाइज करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है, वो आईटीसी क्लेम करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है, वो आईटीसी क्लेम करने के लिए मेरे पास टाइम है टिल 30th of November 25 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। और इधर क्या हुआ है, इधर मेरा रिवोकेशन पहले ही हुआ है, तो मेरे पास टाइम है कि नहीं, टाइम है, टाइम है। सो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया मालूम है, इन दिस केस व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी, यू विल से सर 30th November 25, दिस इज द टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी। बट उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, और उन्होंने क्या बोला मालूम है, यू आर राइट, ड्यू डेट फॉर क्लेमिंग आईटीसी विल बी 30th November of the subsequent financial year or actual date of filing the annual return whichever is earlier, this can be the date, और जो दिन पे रिवोक हुआ है उधर से लेके 30 दिन, उधर से लेके 30 दिन, अगर ये 30 दिन इधर आते, सो दिस डेट और दिस डेट whichever is later, whichever is later, मतलब 3/10/2025 और उधर से लेके 30 दिन। ठीक है, अज्यूम करते हैं 30 दिन आते हैं, समझो 2nd of November आता है, ठीक है, 30 डेज। सो 2nd of November 25 और 30/11/25 whichever is later, which will be 30/11/25। सो ये लेटर का पॉइंट क्यों दिया मालूम है, से फॉर एग्जाम्पल रिवोक हुआ, ये से फॉर एग्जाम्पल ये रिवोक हुआ 29th या 29th नवंबर को रिवोक हुआ, 29th नवंबर को रिवोक हुआ, तो क्या मेरे पास एक ही दिन बचता है ना, अगर रिवोक 29th को हुआ तो मेरे पास एक ही दिन बचता है आईटीसी क्लेम करने के लिए, तो ये तो मेरे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट है ना। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या बोल दिया, दिस डेट और 30 डेज फ्रॉम दिस डेट विच एवर इज लेटर। सो एटलीस्ट मुझे 30 दिन का तो टाइम मिनिमम मिल ही रहा है, मिनिमम मुझे 30 डेज का तो टाइम मिल ही रहा है, अंडरस्टैंडिंग। सो इट कैन इधर भी 30/11/25 और इधर से 30 दिन आगे, इधर जो भी आंसर आता है, इट कैन बी से फॉर एग्जाम्पल इट इज 28/12 जो अज्यूम करते हैं हम, विच एवर इज लेटर, मतलब 28/12 के पहले मैं आईटीसी क्लेम कर सकता। अंडरस्टैंडिंग, तुम लोगों को समझा, लॉजिक भी बताया मैं तुम लोगों को। ड्यू डेट फॉर क्लेमिंग आईटीसी इज 30th November ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, ये डेट और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर।
ये याद रखने का जरूरत नहीं है, ये लॉजिकली तुम लोगों को पता है क्यों लेटर होगा, ठीक है? तो ये नहीं समझा होगा अगर, तो वापस देखना, आई एम श्योर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। सिचुएशन 1 में सिर्फ एक चेंज था कि भाई ये जो डेट था उसके बाद रिवोकेशन हुआ है। आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट उसके बाद रिवोकेशन हुआ है। सिचुएशन 2 में आईटीसी क्लेम करने का जो भी डेट था उसके पहले रिवोकेशन हुआ। करेक्ट है? तो आईटीसी में कभी क्लेम कर सकते हो सिचुएशन 1 में, जो विद इन 30 डेज जो रिटर्न फाइल करूंगा उसमें आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और नीचे नीचे ड्यू डेट उन्होंने दे दिया, जो एक्चुअल ड्यू डेट है वो, और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। और इधर भी सेम है दोस्त, कैंसिलेशन आने के बाद विद इन 30 डेज तुझे क्या करना पड़ता है? रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये तो है ही, अगर वो नहीं किया तो जो भी रिवोक हुआ है कैंसिलेशन वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तेरा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा, जो एक्टिव हुआ है वो। इसके लिए एकदम अच्छे से तुम लोगों का क्या होना चाहिए था, अटेंशन होना चाहिए ये समझने के लिए, ठीक है? तो ये रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी खत्म, ठीक है। आगे आ जाओ, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी है, फटाफट देखते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल वेयर बैलेंस इज अवेलेबल इन ई कैश लेजर। ई कैश लेजर में तेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है। ई कैश लेजर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसके अंदर तेरा ऑलरेडी, मैंने ही खुद पैसा डाल के रखा है, ठीक है? अभी एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे। मेरा आउट सी अप्रैल मंथ का आउटवर्ड टैक्स माइनस आईटीसी जो भी आएगा उसका बेसिकली माना जाता है जीएसटी लाइबिलिटी। मेरा आउटवर्ड टैक्स 50,000 है, मेरा आईटीसी 30,000 है, तो 20,000 रुपीज क्या माना जाएगा? जीएसटी लाइबिलिटी माना जाएगा, ठीक है? ओके। अभी देखो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एंड रिटर्न क्या होता है? अप्रैल मंथ का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या है? फाइलिंग रिटर्न जीएसटीआर 3B का। कैन आई से 20th May of 2025? नेक्स्ट 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दैट इज 20th May 2025। ओके। पेमेंट करने का क्या ड्यू डेट है? ये जो 20,000 का पेमेंट करना है उसका क्या ड्यू डेट है? सेम ड्यू डेट है, 20th May 2025, बराबर। और मेरे से अभी क्या हुआ मालूम है? 20th May का ड्यू डेट मिस आउट हो गया, और रिटर्न जो फाइल हुआ वो मेरा 22nd May को फाइल हुआ, ठीक है? 22nd May को फाइल हुआ, मतलब 2 दिन का डिले हो गया, ठीक है? और मेरे पास ई कैश लेजर में, सॉरी ई कैश लेजर में बैलेंस बाकी था 30,000 रुपीज का। नाउ बात को समझो, मैं मानता हूं कि मेरे एंड से रिटर्न फाइल करने के लिए डिले हुआ, बट मैंने ही खुद मेरे ई कैश लेजर में बैलेंस डाला था, राइट? 30,000 रुपीज का। सो मैं अगर 20th May को पेमेंट भी करता तो भी मैं ई कैश लेजर का 30,000 रुपीज यूटिलाइज करके मैं नील का पेमेंट करता एवरीबडी। मतलब आई मस्ट हैव यूटिलाइज द बैलेंस इन ई कैश लेजर। सो मेरे हिसाब से अगर मैं 20th May को भी पेमेंट करता तो भी मैं 1 रुपए का भी पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करता, बिकॉज आई वुड हैव यूटिलाइज्ड माय ई कैश लेजर का बैलेंस। सो इन दिस केस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इधर लेट फाइलिंग, मतलब रिटर्न का लेट फाइलिंग का लेट फी तो लगेगा, बट इस पे क्या नहीं लगना चाहिए? इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। बिकॉज भले मैंने रिटर्न लेट लेट फाइल किया है, बट मेरे पास ई कैश बैलेंस में ऑलरेडी 30,000 रुपीज थे, विच मीन्स मेरे पॉकेट से 30,000 रुपीज गए थे इन ई कैश लेजर, एंड दैट्स वाई भले मैंने टैक्स लेट पे किया होगा, मतलब भले मैंने रिटर्न लेट फाइल किया होगा, बट स्टिल मेरा इंटरेस्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे पास ई कैश लेजर में बैलेंस था 30,000 रुपीज, और मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना था? 20,000। सो रिटर्न लेट फाइल किया उसका लेट फी लगाओ, बट इंटरेस्ट इस पे मत लगाओ। तो यही उन्होंने लिखा है इधर, इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल वेयर बैलेंस इज अवेलेबल इन ई कैश लेजर। तो जितना बैलेंस अवेलेबल है उस पे इंटरेस्ट मत लगाओ। तो मैंने तो इधर तो पूरा यूटिलाइज कर दिया ना, तो किसी पे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, करेक्ट है? सो अगर इधर ऐसा होता तो इधर सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिखते हैं 5,000 रुपीज है, सो सिर्फ 15,000 पे इंटरेस्ट लगता। अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ 15,000 पे इंटरेस्ट लगता, बिकॉज 5,000 ऑलरेडी मेरे ही बैलेंस में है, 5,000 रुपीज। सो देखो, इंटरेस्ट विल नॉट अप्लाई ऑन द अमाउंट विच इज लाइंग इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। कभी होना चाहिए बैलेंस वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ डेबिट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सो वही मैंने बताया कि सिंस आई हैव सफिशिएंट बैलेंस, आई विल नॉट पे एनी अमाउंट टू द गवर्नमेंट, सिंस आई ऑलरेडी हैव द बैलेंस। इफ आई हैव द बैलेंस ऑफ ओनली 5,000 rupees, then in that case don't pay interest on entire 20,000, pay interest on 15,000 only, because 5,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है? ओके।
ये जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का एक पॉइंट था, बराबर? जो पहले सिर्फ गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी में था, अभी उन्होंने ऑल ओवर इंडिया कर दिया। इट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। ठीक है। ये इंटरलिंकिंग अपना हो गया, ये भी हो गया। अभी लास्ट पॉइंट बाकी अपना, दैट इज़ टीसीएस, टीडीएस-टीसीएस। टीसीएस रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1% टू 0.5%। जो टीसीएस रेट था ना, वो 1% आईजीएसटी था। उन्होंने 1% का कितना कर दिया? 0.5% कर दिया आईजीएसटी, व्हिच मीन्स 0.25 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग जाएगा। ठीक है? अच्छे से समझा? ओके। टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप, ये अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है? यूजुअली क्या होता है, टीडीएस कभी लगता है? टीडीएस लगता है कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स जब भी पेमेंट करते हैं, तभी टीडीएस एप्लीकेबल होता है, और यूजुअली दीज आर गवर्नमेंट एंटिटीज या पीएसयूज, ये जब भी लोगों को पेमेंट करते हैं तभी टीडीएस लगता है। देखो, यूजुअली टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिडक्ट्स द टीडीएस। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है। देखो, हम लोग ने अगर गवर्नमेंट को सप्लाई किया और उसके लिए जो गवर्नमेंट हम लोगों को पे करेगा तभी टीडीएस लगता है। बट अभी अगर तुम लोग मेटल स्क्रैप बेचते हो, मेटल स्क्रैप, तो इधर रेसिपिएंट गवर्नमेंट होना मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट टीडीएस यूजुअली लगता था अगर हम लोग रेसिपिएंट जिधर गवर्नमेंट होता था, बट जब भी तुम लोग मेटल स्क्रैप बेच रहे हो स्पेसिफिकली, देन इन दैट केस इधर रेसिपिएंट गवर्नमेंट होना मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप बेचा होगा तो उसमें भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट नीड नॉट बी द गवर्नमेंट। ये नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो भी वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। अंडरस्टैंडिंग सही है? ओके, पक्का एकदम। और इसमें और एक पॉइंट था कि अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन ने दूसरे स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट किया, तो उसपे टीडीएस नहीं लगता था, याद है क्या? अगर एक पीएसयू ने दूसरे पीएसयू को पेमेंट किया, तो टीडीएस नहीं लगेगा। एक गवर्नमेंट एंटिटी ने दूसरे पीएसयू को पेमेंट किया, टीडीएस नहीं लगेगा। बट यही चीज जो स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर भी मेटल स्क्रैप वाला आ गया ना, रजिस्टर्ड पर्सन, कि जिसको मेटल स्क्रैप मिल रहा है, वो भी एक स्पेसिफाइड पर्सन बन गया, बराबर? और ये जो एक्सेप्शन है ना, वन स्पेसिफाइड पर्सन टू अनदर स्पेसिफाइड पर्सन टीडीएस नहीं लगेगा, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मेटल स्क्रैप के अंदर कुछ भी एग्जामेशन नहीं है। मेटल स्क्रैप का अगर तुम लोग रेसिपिएंट रहोगे और तुम लोग अगर उसका पेमेंट कर रहे हो, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन रहोगे तो। यू बी एनी रजिस्टर्ड पर्सन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, डन है? ओके। तो ये चीज, एक छोटी सी चीज याद रखना। एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज जीएसटीआर, जीएसटी रिटर्न्स में जीएसटीआर 1A, याद है क्या जीएसटीआर 1A क्या है? देखो, जीएसटी रिटर्न्स में एक रिटर्न था जीएसटीआर 1। ठीक है, जीएसटीआर 1 फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, जुलाई मंथ का जीएसटीआर 1 है, जिसका ड्यू डेट आता है 11th ऑफ अगस्त 2025। ठीक है, हुआ क्या, इधर मैंने देयर वर टोटल 10 इनवॉइसेस, देयर वर टोटल 10 इनवॉइसेस, और मैंने सिर्फ वो जो जुलाई का रिटर्न था उसमें मैंने सिर्फ 8 इनवॉइसेस के बारे में लिखा। नाउ द पॉइंट इज, मैंने 2 इनवॉइसेस का इंफॉर्मेशन डाला ही नहीं। सर, बाकी के जो 2 इनवॉइसेस है उसका इंफॉर्मेशन मुझे कभी डालना पड़ेगा? एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ, एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ मुझे वो नेक्स्ट मंथ में मैं डाल सकता हूं 2 इनवॉइसेस। फॉर एग्जांपल, जो अगस्त मंथ का रिटर्न होगा, विच आई विल फाइल ऑन 11th ऑफ सितंबर 25 के पहले, तभी मैं वो रिमेनिंग 2 इनवॉइसेस है, वो 2 इनवॉइसेस का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अभी ये जो जीएसटीआर 1 भरा, कैन आई से जीएसटीआर 3B भी मुझे भरना पड़ेगा, और ये जीएसटीआर 3B में आई कैन हैव ओनली 8 इनवॉइसेस का पेमेंट, तो मुझे इस पे टैक्स देना पड़ेगा, करेक्ट है? बट वो जो 2 इनवॉइसेस मैं नेक्स्ट मंथ में पे कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ में दिखा के पे कर रहा हूँ, तो जब भी नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 3B आएगा, वो जीएसटीआर 3B में मुझे वो 2 इनवॉइसेस का टैक्स तो भरना पड़ेगा, पर अलोंग विद दैट उस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बिकॉज़ दीज़ 2 इनवॉइसेस आर पर्टेनिंग टू द लास्ट मंथ। तो इस पे टैक्स तो देना ही है, पर उस पे इंटरेस्ट भी देना है। और ये जो इंटरेस्ट हम लोगों को देना पड़ रहा है ना,
ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट बोल रहा है कि ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, वी विल इंट्रोड्यूस वन मोर रिटर्न फॉर यू एंड दैट रिटर्न नेम इज जीएसटीआर 1A। द रिटर्न नेम इज जीएसटीआर 1A। इसका मतलब उन्होंने बोल दिया कि अगर तुम लोग ने एक बार जीएसटीआर 1 भर दिया और तुम लोगों को लगा कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ 80 इनवॉइसेस के बारे में मैंने लिखा, ये कभी डाला 10th ऑफ अगस्त 2025 को मैंने 8 इनवॉइसेस के बारे में लिखा। मुझे बाद में नेक्स्ट डे समझा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि वही मंथ का जीएसटीआर 1A फाइल कर सकता हूँ और मैं अपडेट कर सकता हूँ मेरा जीएसटीआर 1। ओके, और उसमें फॉर एग्जांपल मैंने वो 12/8 को फाइल किया, देन इन दैट केस इधर ही यही मंथ में मैं 2 इनवॉइसेस भी दिखा दूंगा, सो दैट मेरा जो जीएसटीआर 3B होगा ना, जीएसटीआर 3B होगा ना, वो जीएसटीआर 3B में 8 इनवॉइसेस का इंफॉर्मेशन आ जाएगा एज पर 1 एंड 2 इनवॉइसेस का इंफॉर्मेशन आ जाएगा एज पर 1A। तो मतलब मैं 10 के 10 इनवॉइसेस का पेमेंट कर दूंगा इन द सेम मंथ। वियर हियर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटीआर 1A? इधर में जो पहले के लास्ट जो हम लोगों ने पॉइंट देखा, जो इंटरेस्ट भरना पड़ता था हम लोगों को, वो इंटरेस्ट अपना क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसमें अपना क्या बच जाएगा, इंटरेस्ट बच जाएगा, बिकॉज इन द सेम मंथ वी आर फाइलिंग और वी आर पुटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट 8 एंड 2 बोथ। अंडरस्टैंडिंग एकदम पक्का, समझ में आ गया? ओके, नाउ सर मुझे एक चीज बता सकते हो क्या, जीएसटीआर 1 का एक इंटरेस्ट का फायदा होता है, मुझे समझ में आ गया। सर अगर मैंने जीएसटीआर 1 में 8 इनवॉइसेस डाले, तो सामने वाले के जीएसटीआर 2B में ये 8 इनवॉइसेस आ जाएंगे इन द सेम मंथ, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त ओनली, ठीक है। बट जीएसटीआर 1A में अगर ये 2 इनवॉइसेस का इंफॉर्मेशन मैंने डाल दिया, तो वो सामने वाले के जीएसटीआर 2B में कभी आएगा? बात को समझो, इधर आईटीसी में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। सी, जो भी तुम लोग जीएसटीआर 1 के ड्यू डेट के पहले डालते हो, वो सब वही मंथ के जीएसटीआर 2B में सामने वाले के आ जाएगा। बट जीएसटीआर 1A तुम लोग कभी फाइल कर रहे हो? जीएसटीआर 1A 12/8 को फाइल कर रहे हो, व्हिच मींस ये मंथ में ये मंथ के जीएसटीआर 2B में नहीं आएगा, ये नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में आएगा, व्हिच मींस ये जीएसटीआर 2B इन द मंथ ऑफ सितंबर जो होगा ना, फॉर एग्जांपल 15th ऑफ सितंबर में जो जीएसटीआर 2B रिफ्लेक्ट होगा, उसमें ये 2 इनवॉइसेस का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और इसका इंफॉर्मेशन कभी आएगा? ये जो अगस्त मंथ का ही जीएसटीआर 2B होगा, जो 15th ऑफ अगस्त को अगर अज्यूम करते हैं कि अपडेट हुआ 15th ऑफ अगस्त को, इन दैट केस इधर 8 इनवॉइसेस। सो जीएसटीआर 1A का सामने वाले के लिए कुछ भी फायदा नहीं है, समझ रहे हैं? जीएसटीआर 1A का अपने लिए फायदा है, बिकॉज अपना इंटरेस्ट बच जाता है। अंडरस्टैंडिंग? तो देखो, व्हाट इज इट, फॉर्म जीएसटीआर 1A allows the taxpayers to amend outward supplies details filed in form GSTR 1 for the current tax period। अमेंड कर सकता हूं, ठीक है। इज इट मैंडेटरी? ऑफ कोर्स नो। अरे कुछ झोल नहीं हुआ तो मैं क्यों अमेंड करूं भाई? Amendments of which period? Amendments in GSTR 1A are restricted to the tax period, current tax period, and include क्या क्या हो सकता है? मिसिंग डिटेल्स हो सकता है, या कुछ मैंने इनवॉइसेस नहीं डाले, या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी हो सकता है इसमें। इम्पैक्ट ऑन टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा? अमेंडमेंट्स इन जीएसटीआर 1A affect the tax liability which is auto populated in GSTR 3B of the same tax period। 3B में 10 के 10 इनवॉइसेस आ जाएंगे उसके टैक्स पेमेंट करने के। सर आईटीसी कभी मिलेगा रेसिपिएंट को? नेक्स्ट मंथ में। आईटीसी नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ITC for the supplies amended via GSTR 1A is reflected in the recipient's form GSTR 2B for the subsequent tax period। टाइमलाइन क्या है देखो, for monthly taxpayers GSTR 1A is available from the due date or due date of actual filing of GSTR 1 till GSTR 3B is filed। देखो कुछ भी ड्यू डेट नहीं है, जीएसटीआर 1 से लेके जब तक तुम लोग जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते, उसके पहले जीएसटीआर 3B फाइल करने के पहले तुम लोग जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हो। So no due date. It has no fixed due date, but it is limited by filing timeline of GSTR 3B for the same tax period। एकदम अच्छे से समझा सब कुछ? ओके, हम लोग ने और एक पॉइंट देखा था जीएसटीआर 1 में, कुछ ऐसा था वो कि मैं जीएसटीआर 1 के जो डिटेल्स है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में डाल सकता हूँ क्या? मेरे जीएसटीआर 1 में मैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में डिटेल्स डाल सकता हूँ क्या? तो उसमें ऐसा कुछ था कि इट डिपेंड्स कि तू रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है, देन इन दैट केस तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तुझे इनवॉइस वाइज डिटेल्स देने पड़ेंगे। बट अगर तू अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है, तो इसमें 2 पार्ट्स थे। एक, द वन कैन बी इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड वन कैन बी इंटर स्टेट सप्लाई।
इंट्रा स्टेट के केस में जितने भी लोगों को सप्लाई किया है वो सब कुछ कंसोलिडेट करके एक एंट्री डाल सकते हो, सो बेसिकली इधर कंसोलिडेशन पॉसिबल। बट इंटर स्टेट सप्लाई में देयर वर टू पार्ट्स वेयर द वैल्यू is more than 2.5 lakhs, invoice value is more than 2.5 lakhs, or the invoice value is less than or equal to 2.5 lakhs. अगर लेस देन और इक्वल टू 2.5 lakhs होगा तो स्टेट वाइज कंसोलिडेशन पॉसिबल होता है, बट 2.5 लाख के ऊपर इनवॉइस वैल्यू होगा तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स ही डालने पड़ते हैं। ये हम लोग ने देखा था। तो ये जो लिमिट था ना 2.5 lakhs का, एक सेकंड, ये जो लिमिट 2.5 लाख का था ना, इट हैज बीन अमेंडेड नाउ, और ये कितना हो गया मालूम है? 1 लाख हो गया। ये कितना हो गया? 1 लाख हो गया। दैट्स इट, दिस इज द ओनली चेंज विच यू नीड टू रिमेंबर। तुम लोगों को सिर्फ इतना ही चेंज बेसिकली याद रख। लिमिट कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। ठीक है, ओके। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिट डीलर्स के लिए होता है, बराबर। उसका ड्यू डेट वाज यूजुअली ओके। हम लोगों को जीएसटीआर 4 का जो रिटर्न होता है कॉम्पोजिशन डीलर्स का, कंपोजिट डीलर्स का, उसका एक ही बार रिटर्न भरना पड़ता है, दैट इज 30th अप्रैल ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, बराबर, एकदम सिंपल है। बट अभी उन्होंने वो 30th अप्रैल ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर चेंज करके 30th जून कर दिया है। तो अगर मेरे रैपिडर में तुम लोग को 30th अप्रैल दिखता है, या जिधर जिधर क्वेश्चन बैंक में 30th अप्रैल दिखता है, उधर आपको चेंज करके क्या करना है? 30th जून करना है। और मेरे पॉकेट बुक में भी 30th जून करना है। तो इसमें क्या क्या होगा? 30th जून इज गोइंग टू बी द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 4, राइट? ओके। एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न का एक एग्जम्पशन है जीएसटीआर 9 जो है। क्या है? छोटा सा एग्जम्पशन, लास्ट पॉइंट है। रजिस्टर्ड पर्सन विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 2 crore, जिनका जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 2 crore इन द फाइनेंशियल ईयर, उनको मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24, फिर इन दैट केस वो लोग एग्जम्प्ट हो जाएंगे फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 9। जिनका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एग्रीगेट टर्नओवर 2 crore है, अप टू 2 crore है, उनको जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं। बस इतना ही उन्होंने एक रिलैक्सेशन इधर दे दिया। कूल। सो ये अपना पूरा का पूरा अमेंडमेंट्स थे, अपने पूरे अमेंडमेंट्स थे जीएसटी के अमेंडमेंट्स। ये अपने जैसे मैंने बताया, मई 25, जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25, जैन 26 सबके लिए एप्लीकेबल है। अभी मैं इसके आगे मैं जो जैन 25 के लिए, मतलब जैन एंड दिसंबर, मतलब जैन 25 एंड दिसंबर 24, इसके लिए जो मैंने अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, मैं तुम लोगों को इसके आगे डालूंगा। जो रिप्लेस जो आईटीसी के थोड़े थोड़े पॉइंट थे वो इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैं आगे इस पे अटैच कर रहा हूं, तो एक बार वो अच्छे से देख लेना। एंड आई एम श्योर दैट आपको वो भी समझ में आ जाएगा, सो आपका एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट टैक्स क्रेडिट पे ही डायरेक्टली फोकस करता हूं, और वही स्टार्ट करता हूं, बिकॉज इजी इजी जो है वो हम लोग एंड में करेंगे। सबसे पहले डिफिकल्ट एक एक करके खत्म कर देते हैं। नाउ 16(4) इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर देयर इज वन सेक्शन कॉल्ड 16(4) जिसमें बात किया है टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी। भैया अगर टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी होगा तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर एकदम सिंपल है, 30th नवंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न whichever is earlier, whichever is earlier, right? This is the time limit to avail the ITC। मतलब अगर मुझे कुछ इनवर्ड सप्लाई हुआ है तो मैं कब तक उस पर जो जीएसटी भरा होगा, तो वो जीएसटी जो भरा है उसका आईटीसी में कब तक ले सकता हूं, वो मुझे 16(4) बताता है, राइट? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज वन पर्सन हु इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड आई एम इन इंडिया। तो मैंने क्या किया? कुछ गुड्स इंपोर्ट किए ना। तुम लोगों को मालूम होगा, अगर गुड्स इंपोर्ट किए होंगे तो मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स भरना पड़ता है। सो अमित महाजन विल हैव टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी जब भी आरसीएम के अंदर टैक्स होता है, मतलब जब भी आरसीएम के अंदर टैक्स होता है, तो उसके इन दैट केस अपने को सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ता है। सेल्फ इनवॉइस, बिकॉज अपने ऊपर किसी ने टैक्स इनवॉइस रेज नहीं किया होगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम लोगों को गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है जीएसटी का, राइट? परफेक्ट है। एंड वंस आई मेक अ पेमेंट ऑफ दैट जीएसटी टू द गवर्नमेंट, आई विल बी एबल टू क्लेम द आईटीसी ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट विच आई पेड टू द गवर्नमेंट। करेक्ट है। सो मेरे पास कुछ लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए इनवॉइस ही नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? सेल्फ इनवॉइस रेज करूंगा, which will create liability on me to pay the GST to the government. So once Amit Mahajan makes the payment, he is eligible for ITC. बट हुआ क्या? ये ट्रांजैक्शन कभी का था? ये ट्रांजैक्शन था 23/12/2023 का ट्रांजैक्शन था, इंपोर्ट का, और मैंने सेल्फ इनवॉइस रेज ही नहीं किया।
सेल्फ इनवॉइस रेज ही नहीं किया। तो सेल्फ इनवॉइस रेज कभी किया मालूम है? सेल्फ इनवॉइस रेज किया 2026 में, मां कसम 3 साल के बाद सेल्फ इनवॉइस रेज किया। सो ऑफ कोर्स मतलब सेल्फ इनवॉइस रेज नहीं किया मतलब पेमेंट भी नहीं किया होगा। सो मैंने 23/12 के टाइम का जो पेमेंट करना चाहिए था मैं 26 में किया। तो ऑफ कोर्स मुझे जो टैक्स भरना पड़ेगा वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। ना तो क्वेश्चन कम्स जो मैंने टैक्स भर दिया है, जो भले डिलेड बेसिस पे विद इंटरेस्ट भरा है, विल आई गेट द आईटीसी ऑफ दिस टैक्स अमाउंट इज द क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला टाइम लिमिट तो चला गया ना। अरे ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर था? फाइनेंशियल ईयर 23-24 का तो टाइम लिमिट चला गया। वो क्या था उसका टाइम लिमिट? 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2025 और एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट। सो कहने से 25 को खत्म हो गया ड्यू डेट फॉर टेकिंग द आईटीसी। बट उन्होंने बोला है दैट इवन दो टाइम लिमिट इज ओवर बट स्टिल एक क्लैरिफिकेशन से उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आरसीएम सप्लाईज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट एकदम। जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लिया जाता है तभी समझा सेल्फ इनवॉइस जो रेज करना पड़ता है, और सेल्फ इनवॉइस डीलेड बेसिस पे रेज किया और डीलेड बेसिस पे पेमेंट भी किया होगा, बट स्टिल आई विल गेट द आईटीसी बिकॉज टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ध्यान देना, clarification on availability of input tax credit on ducts and manholes used in network of optical fiber cables OFC for providing telecom service in terms of section number 17(5). मैंने क्या किया? सी मेरा जो इनवर्ट सप्लाई था, इनवर्ट सप्लाई किसके लिए था? मुझे बेसिकली टेलीकॉम सर्विस देना है। उसके लिए क्या चाहिए? एक डक्ट चाहिए। डक्ट मतलब ये उसके अंदर से वायर्स जाएंगे, बराबर। और मैनहोल्स मतलब क्या? अभी तुम लोग ने देखा होगा कि भाई अगर मैनहोल्स मतलब क्या कि अगर कुछ रिपेयरिंग पर अगर हम लोग ने अंडरग्राउंड वायर्स डाल दिए तो रिपेयरिंग पर्पस के लिए उनको क्या पूरा का पूरा उनको क्या करना पड़ता है? पूरा का पूरा उनको जमीन खोदना पड़ता है। तो इसके उससे बेटर हम लोग क्या करते हैं? मैनहोल्स बना के रखते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैनहोल से अंदर जाके तो जो भी उनको रिपेयरिंग करना है वो कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने इनवर्ट सप्लाई किसका लिया है? डक्ट्स एंड मैनहोल्स बनाने का लिया है। सो कहने से मेरा ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो इनवर्ट सप्लाई लिया है वो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का इनवर्ट इनवर्ट सप्लाई में सेक्शन नंबर 17(5) में हम लोग ने एक पॉइंट देखा था दैट अगर मेरा इनवर्ट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है एंड आई एम मेकिंग अ मूवेबल प्रॉपर्टी तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाता है जो भी मैं पे करता हूं टू द बिल्डर, बराबर। अगर मैंने बिल्डर को पे किया है और किसके लिए मैंने क्या बनवाया? इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवाया, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी, तो मुझे आईटीसी मिल जाता है। बट अगर मैंने अदर देन प्लांट एंड मशीनरी बनवाया तो मुझे दोस्तों आईटीसी नहीं मिलता है। ये नॉर्मल हम लोगों का 17(5) का पॉइंट है, राइट। बट इन दिस केस डक्ट्स एंड मैनहोल्स जो है वो क्या माने जाएंगे? मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी माने या अदर देन प्लांट एंड मशीनरी माने? तो उन्होंने क्लैरिफाई करके बोला है कि प्लीज ट्रीट दीज पॉइंट्स एज मतलब ट्रीट दिस एज प्लांट एंड मशीनरी। बस दैट्स इट। इतना ही तुम लोगों को याद रखना है, और क्वेश्चन पूछा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि डक्ट्स एंड मैनहोल्स क्या है। ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी, यू विल गेट द आईटीसी, और मेरे हिसाब से दिस पॉइंट कैन कम इन द एग्जाम। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन। अभी देखो ये जो वारंटी का जो पॉइंट है ना, वारंटी का पॉइंट ये जो है ना, उसके बारे में थोड़ा हम लोग अभी बात करेंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे। चलो मैं इधर एक एग्जांपल लेता हूं। देखो सबसे पहले इधर एक एप्पल है, उसके बाद इधर देर इज मेपल। मेपल इज एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ एप्पल, ठीक है। एंड इधर देर इज वन कस्टमर। ये कस्टमर मेपल के पास जाता है कुछ खराब हुआ तो, एंड मेपल जो है वो ऑथराइज डीलर है। अगर कुछ खराबी हो सब हुआ तो मेपल मुझे क्या करता है? सर्विस दे देता है। सो बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये तीन लोगों के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि अंडर वारंटी अगर मैंने कुछ पार्ट रिप्लेस करके दिया, अंडर वारंटी अगर मैंने कुछ रिपेयरिंग सर्विस लिया मेपल से, देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू बी दैट जीएसटी लायबिलिटी एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी दिस अंडरस्टैंडिंग। सो हम मैंने क्या किया तुम लोगों के लिए? मैंने तुम लोगों के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी ये दोनों का एक साथ मैंने एक ही चार्ट में, मतलब तुम लोग ने ये देखा ना, तो ये सब कुछ एक पेज में इधर हो गया और दूसरा पेज इधर हो गया। इसमें तुम लोगों का पूरा कवर हो जाएगा यही दो पेजेस में। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना, मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम लोग ने शीट देखा ना, तो शीट में क्या किया उन्होंने? शीट में अलग अलग लिखा है, पर मैं अलग अलग में एक चैप्टर में 4 सिचुएशंस डाल दिए, दूसरे चैप्टर में 4 सिचुएशंस डाल दिए, पर चारों सिचुएशंस इन बोथ द चैप्टर्स आर द सेम। तो मैंने क्या किया है? दोनों एक साथ करके तुम लोगों को पढ़ा दिया। मतलब एक ही इसमें 4 सिचुएशंस लिख दिए और उसके अंदर दोनों चैप्टर्स लिख दिए, राइट। तो उसमें अलग अलग पढ़ने का तुम लोगों को जरूरत नहीं है। ओके, अभी देखो क्या बोल रहे हैं वो लोग। वेदर जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल on such replacement of parts or supply of repair service
विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर। अभी मैं सीधा सीधा इससे भी बेटर मैं तुम लोगों को इधर से एक्सप्लेन करता हूं पूरा, ठीक है? ओके, एक्चुअली कट करना मेरा रह गया, मैं अलग मैंने पहले नोट्स बनाए थे, मेरा कट करना रह गया, तो एक्चुअली ये कट होने वाला है, तो ये सब कुछ मैंने इधर बनाया, कल ही बनाया, ठीक है? इधर आ जाओ। अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी फॉर वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और रिपेयर्स ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। केस नंबर 1, वैल्यू इंक्लूड्स वारंटी। मतलब क्या? एकदम सिंपल वे में समझेंगे, आराम से समझो, रिलैक्स होके बैठो एकदम। वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन रिपेयर्स अंडर वारंटी बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मतलब जो मैन्युफैक्चरर, जो एप्पल था, एप्पल ने जो रिपेयर्स का सर्विस दिया एंड दैट सर्विस ही गेव अंडर वारंटी। तो अगर एप्पल ने कस्टमर को अंडर वारंटी सर्विस दिया होगा, तो कैन यू टेल मी वन थिंग, उस पे जीएसटी लगेगा क्या? वो कस्टमर से जीएसटी लेगा क्या? तो पॉइंट इज कि अगर अंडर वारंटी होगा तो कंसिडरेशन थोड़ी चार्ज होगा। अगर कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं हो रहा है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। सो वही देखना है कि वेदर द एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हुआ है क्या। देखो, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर उस पर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हुआ है मतलब वो वारंटी के अंदर फॉल नहीं हो रहा था ना, इसके वजह से दोस्तों इस पे जीएसटी लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दिस इज योर केस नंबर 1, ठीक है? ये किसने सर्विस दिया? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ने सर्विस दिया है, तो मैन्युफैक्चरर कभी भी जीएसटी नहीं लगाएगा अगर कंसिडरेशन नहीं होगा। अभी केस नंबर 2 का बात करते हैं। केस नंबर 2 में ये देखो, ऊपर जो पॉइंट बोला था वो ये पॉइंट है। इज डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी? इज हु? Distributor required to pay GST when he does the repairs or replacements on behalf of the manufacturer without taking any consideration from the customer. Now, Apple is not providing service to the customer. Here, who is providing service? Maple is providing service to the customer. Now, हुआ क्या कि मेरा अगर कैमरा में कुछ खराबी होगी तो इसकी वजह से मैं एप्पल के पास नहीं गया, मैं मेपल के पास गया। ऑथराइज डीलर था ना, ऑथराइज सर्विस सेंटर है वो। मैं उनके पास गया, उनको बोला कि कैमरा थोड़ा खराब हो गया है। नाउ मेपल ने मुझे सर्विस दी कैमरा ठीक करने की। क्वेश्चन कम्स कि मेपल ने जो भी मुझे सर्विस दी है दैट इज अंडर वारंटी, सो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या? द आंसर रिमेन्स द सेम। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन विच इज चार्ज्ड बाय मेपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कस्टमर, देन इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर उस पे कंसिडरेशन चार्ज हो गया तो दोस्तों जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये केस 2 भी इधर हो गया। केस 1 में मैन्युफैक्चरर सर्विस देता है एंड केस 2 में अंडर वारंटी डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस देता है। एकदम बराबर। उसके बाद आते हैं केस 3 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। सब लोग पूरा फोकस इधर करो, इधर रखो। पार्ट का रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, मतलब अंडर वारंटी पार्ट का ही रिप्लेसमेंट हो गया। पार्ट रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, इन दिस केस इज इट अ टैक्सेबल सप्लाई बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर? पार्ट रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, इज इट अ टैक्सेबल सप्लाई बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर? सर अभी तक जो बात कर रहे थे ना हम, अभी तक हम लोग इसकी रिलेशन का बात कर रहे थे, ये रिलेशन या फिर ये रिलेशन। अभी हुआ क्या कि ये बंदा किधर, अमित किधर गया था? मेपल के पास गया था। मेपल ने कुछ उसको सर्विसिंग करके दिया या पार्ट चेंज करके दिया, एज द केस में भी ना। मेपल ने जो सर्विस करके दिया, कैन आई से दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल? उसने अगर पार्ट चेंज किया होगा तो पार्ट मेपल ने खुद के स्टॉक में से निकाला है पहले और उसके बाद दे दिया है। सो कहने से मेपल का स्टॉक खत्म हो गया, और खत्म हो गया मतलब कम हो गया मेपल का स्टॉक। और वो एक्चुअली किसने सर्विस देना चाहिए था? एप्पल ने सर्विस देना चाहिए था ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? अभी वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू पर्संस, कि मेपल ने जो एप्पल को सर्विस दिया है ना, टू प्रोवाइड द सर्विस टू दिस पर्टिकुलर कस्टमर, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्पल का था, बट हु गिव द सर्विस? मेपल गिव दिस सर्विस, करेक्ट है, टू द कस्टमर। तो कैन आई से मेपल गिव दिस सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल? तो अभी हम लोग इसके टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एकदम सिंपल वे में समझते हैं। देखो, कैम इज नॉट वर्किंग, कैम मतलब कैमरा इज नॉट वर्किंग। आई वेंट टू मेपल, ओके, मेपल रिप्लेस द कैम एंड वारंटी गिवन बाय द वारंटी किसने दिया है? मैन्युफैक्चरर ने दिया है। कैम किसने रिप्लेस किया? मेपल ने रिप्लेस किया। कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? इसने बोला था मैं कैम रिप्लेस करके दूंगा, पर किया किसने? मेपल ने। सो कहने से मेपल विल टेक द कैम फ्रॉम एप्पल, करेक्ट है। नाउ देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोज वेयर मेपल विल बी एबल टू चार्ज अमाउंट फ्रॉम एप्पल। नो, कैसे होता है? सबसे पहला बात,
मेपल इश्यूज इनवॉइस ऑन एप्पल, मतलब सिंस मेपल ने खुद का कैमरा यूज किया तो इसके वजह से मेपल पे क्या करेगा मालूम है, मेपल एप्पल पे एक इनवॉइस रेज करेगा। मेपल एप्पल पे एक इनवॉइस रेज करेगा और बोलेगा कि भाई ये मैंने तेरे बिहाफ पे बेचा है तो प्लीज मुझे पैसा दे देना। सो एक इनवॉइस रेज होगा और ये इनवॉइस पे लिखा जाएगा कि ये भाई देखो वैल्यू ऑफ सर्विस इतना है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया, और उस पर जीएसटी चार्ज होता है 10,000 रुपीज, सो प्लीज गिव मी 1,10,000 रुपीज। सो एप्पल क्या करेगा, एप्पल बेसिकली ये पेमेंट करेगा मेपल को, बराबर। ओके तो देखो, मेपल इश्यूज इनवॉइस ऑन एप्पल फॉर द कैमरा रिप्लेस्ड विच वाज अवेलेबल विथ मेपल, मेपल के पास ही अवेलेबल था। कहने से मेपल ने वो कैमरा इधर ही मस्ट हैव परचेस्ड इट फ्रॉम एप्पल और ही मस्ट हैव परचेस्ड इट फ्रॉम सम थर्ड पार्टी। कहने से किधर से भी परचेस किया होगा, कहने से मेपल ने वो कैमरा जब भी परचेस किया था तभी उस पर जीएसटी पे किया होगा, बराबर ना, उसने जीएसटी पे किया होगा। ओके इधर तक रुको। सो वापस पढ़ रहा हूं, मेपल इश्यूज इनवॉइस ऑन एप्पल फॉर द कैमरा रिप्लेस्ड विच वाज अवेलेबल विथ मेपल, ठीक है, either purchased from Apple or third party by paying the GST. So, and I must have taken the ITC. Go on Maple. Okay. अभी मेपल क्या करेगा, इसको बोलेगा भाई मुझे इनवॉइस और जीएसटी दे दे, ठीक है। तो ये बेसिकली एप्पल उसको 1,10,000 का पेमेंट करेगा। मेपल के पास 10,000 रुपीज का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने के लिए आता है, सो मेपल क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट। सो मेपल टू कलेक्ट द वैल्यू प्लस जीएसटी 10 लाख प्लस 1 लाख एंड सॉरी 1 लाख प्लस 10,000, सॉरी 1 लाख प्लस 10,000 एंड जीएसटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा, बराबर ना, सप्लायर है वो, ठीक है। द क्वेश्चन कम्स कि मेपल के पास जो भी पहले उसने एप्पल से परचेस किया था या फिर मे बी थर्ड पार्टी से परचेस किया था तभी उसने जीएसटी पे किया था, तो उसका भी उसने आईटीसी लिया होगा ना, बराबर। तो वो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया था, तो ये जीएसटी का रिवर्सल करने का जरूरत है क्या, ये क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला ना बाबा ना, ये रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है, ये रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है, ये आंसर आ गया। ओके तो ये मेपल के पास जो ऑलरेडी असेट था, वो असेट का जो आईटीसी उसने लिया था वो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दिया ना, तो क्वेश्चन आता है कि आईटीसी रिवर्स करना है क्या, आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। ये फर्स्ट आंसर आ गया आईटीसी का। सेकंड पॉइंट ये आता है, कहने से एप्पल मेड अ पेमेंट ऑफ 1 लाख प्लस 10,000, यस। सो एप्पल ने भी जीएसटी पे किया 10,000 का, यस। सो कहने से एप्पल विल बी एबल टू क्लेम आईटीसी ऑफ 10,000 रुपीज बिकॉज उसका इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे किया है, तो यस उसको आईटीसी मिल जाएगा। सो एप्पल कैन अवेल द आईटीसी एंड आईटीसी नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड बाय मेपल। और कौन सा आईटीसी, आई होप एवरीबडी गॉट इट। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सिंपल एकदम, आराम से सुनो, जस्ट तुम लोगों का जो स्पीड होगा ना, वीडियो का स्पीड थोड़ा कम करना, नहीं समझोगे तो वापस पीछे जाना और इमेजिन करना कौन किधर क्या कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज एक रफ बुक में ऐसे ड्रॉ करके रखना, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, इसकी वजह से तुम लोगों को बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट विदाउट चार्ज। मतलब क्या हो रहा है, अभी अभी तक क्या हुआ था, अभी तक क्या हुआ था कि मेपल ने खुद के स्टॉक में से निकाल के दे दिया, उसके बाद उसने इनवॉइस रेज किया, भाई मुझे अभी कैमरा दे दे करके, बराबर। अभी इधर ऐसा नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है मालूम है, मेपल को समझा कि भाई ये कैमरा का रिक्वायरमेंट है, तो एप्पल क्या करता है, एप्पल मेपल को कुछ कैमरा भेज देता है और मेपल क्या करता है, मेपल वही कैमरा कस्टमर को लगवा के दे देता है। नाउ द क्वेश्चन कम, इसमें कुछ कंसिडरेशन होगा क्या, इसमें कंसिडरेशन नहीं होगा। मेपल टू कस्टमर कुछ कंसिडरेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज ये तो वारंटी के अंदर है। सो कहने से दोनों जगह पे कंसिडरेशन नहीं है, करेक्ट। सो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, हम लोग ने केस वन केस टू में देख लिया कि कस्टमर से अंडर वारंटी कुछ किया तो, बट ये जो अंडर वारंटी मतलब ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है उस पे जीएसटी लगेगा क्या, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज दीज आर द गुड्स विच आर गेटिंग ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन। तो देखो, मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट विदाउट चार्ज, सो एप्पल गिव्स कैमरास टू मेपल एंड मेपल रिप्लेस द कैम टू द कस्टमर। Is there any consideration which is charged in both the places? No. So no consideration is charged. So no GST. And Apple ने, now you will say कि सर Apple ने जब भी वो कैमरास किधर से परचेस किए होंगे, Apple ने बोल रहा हूं, कैमरास परचेस किए होंगे, तो कहने से उस पे आईटीसी Apple ने लिया होगा, बराबर है। अभी Apple मेपल को फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें बेच रहा है,
तो ये जो आईटीसी जो लिया है वो विदाउट कंसिडरेशन करके कुछ रिवर्स करना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। हम लोगों को अभी दिख रहा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसका जो पैसा है, जब भी ये बंदे को बेचा था ना, अमित महाजन को, जब भी फोन बेचा था तभी सब पैसा रिकवर किया था इसने भाई। सो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्विस ओनली। एंड दैट्स व्हाई इधर भले दिख रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एप्पल इज एक्चुअली नॉट गिविंग दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज वो पहले कस्टमर से पैसा लिया हुआ है दोस्त, राइट? परफेक्ट। तो ये अपना पॉइंट इधर क्लियर हो गया कि मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट विदाउट चार्ज, सो एप्पल ऑल्सो नीड नॉट रिवर्स द आईटीसी। एब्सोल्युटली राइट। हम लोग अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पूरा पूरा फोकस करना, इसमें तुम लोगों का गजब लेवल का फोकस लगेगा। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर। सर ये क्रेडिट नोट किधर से आया? देखो, होता क्या है, मैं तुम लोगों को बोलता हूँ। मेपल को मालूम है कि भाई ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं अपने अपने आजू बाजू के एरिया में, जिनका कुछ ना कुछ तो खराबी हो जाती है, और उनको समझ रहे कि यार ये जो मॉनसून का टाइम है ना, तभी मॉनसून के टाइम पे बहुत सारे कैमरास खराब हो जाते हैं, और वो अंडर वारंटी, अरे अंडर वारंटी के 1 साल का वारंटी रहता है, वो अंडर वारंटी अभी नहीं है, तो लोगों के अंडर वारंटी नहीं होंगे तो अपने मेपल के पास आएंगे और रिप्लेस करेंगे। सो मेपल को भी धंधा करना है, तो मेपल ने क्या किया, कुछ कैमरास का ऑर्डर प्लेस किया एप्पल के साथ। सो एप्पल ने कुछ कैमरास बेच दिए, सिर्फ कैमरा बोल रहा हूं, सिर्फ कैमरा बेच दिया। 500 कैमरास बेच दिए, 500 कैमरास ऑफ 10,000 ईच। सो कहने से एप्पल क्या करेगा, एप्पल एक इनवॉइस रेज करेगा 500 इंटू 10,000। ठीक है, सो कैम का वैल्यू कितना हो गया, 500 इंटू 10,000 कितना होता है रे? 500 इंटू 10,000। अभी अपना जरा अपना इनवॉइस थोड़ा छोटा हो गया ना, थोड़ा इनवॉइस बड़ा करते हैं। सो कितने जीरोस आ गए ये? 1 2 3 4 5 6। सो बेसिकली 50 lakhs का चार्ज किया है टू दिस मेपल, बराबर, और उस पे जीएसटी भी लगाया, समझो 10% का जीएसटी है। सो इट कम्स टू व्हाट, 5 लाख रुपीस। और ये मेपल ने क्यों लिया था? मेपल ने लिया था क्योंकि मेपल वांट्स टू सेल दीज कैमरास फर्दर। सो 55 लाख का पेमेंट मेपल ने कर दिया। अभी हुआ क्या, अमित महाजन आया मेपल के पास और मेपल को आके बोला, अरे मेपल सुन ना यार, अपना ये जो कैमरा है ना, फोन, ये फोन में कैमरा खराब हो चुका है और मुझे वो कैमरा रिप्लेस करना है। मेपल बोला, अरे यार एक बार पूछ लेते वारंटी में है क्या? मैंने बोला हाँ वारंटी में, बच गया मैं, अभी पैसा नहीं लगेगा। मेपल अभी क्या करता है मालूम है, ये जो 500 कैमराज लिए होते हैं ना, 500 कैमराज लिए होते हैं, मेपल के पास दो ऑप्शन है। मेपल के पास ऑलरेडी कुछ 500 कैमराज है, वो 500 कैमराज में से एक कैमरा रिप्लेस करके दे। पर मेपल बोलेगा यार मैं फ्री में क्यों करके दूं, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्पल का है ना। तो मैं मेपल बोलेगा एप्पल को, भाई एप्पल ये देख अमित महाजन करके कैसा कोई आया है, उसको प्लीज कैमरा रिप्लेस करके चाहिए। तो यार एप्पल बोलते तेरे पास है ना, अभी के लिए कर देना, अभी अभी के लिए तेरे पास जो एक कैमरा है वो दे दे फ्री में। तो मेपल बोलेगा अरे भाई तूने तो मेरे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एक कैमरा देने का, एक कैमरा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एप्पल का है, बराबर है। तो एप्पल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एप्पल ने कैमरा देना चाहिए। बात तो बराबर है कि एप्पल ने कैमरा देना चाहिए, बट इधर पॉइंट ऐसा है कि मेपल के स्टोर पे खड़ा है वो बंदा। तो डज इट लुक गुड फॉर एनी मैन्युफैक्चरर और एनी कंपनी टू से कि नहीं तू डायरेक्टली एप्पल से बात कर, अरे भाई तू ही तो ऑथराइज डीलर है एप्पल का। सो मेपल कैनॉट से कि नहीं तू डायरेक्टली अभी एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा, ऐसे तो नहीं बोल सकता। सो मेपल ने क्या किया मालूम है, मेपल ने 500 यूनिट्स में से ही वाज गोइंग टू सेल इट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, बट उसको उसमें से एक किधर यूज करना पड़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ रहा है। पर मेपल बोलेगा भाई एप्पल देखा, 500 में से मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तेरे तरीके से, तेरी तरफ से, मतलब ऐसे मान लेंगे कि तूने मुझे 499 दी है, मैं 500 का पेमेंट नहीं करने वाला हूं, मैं पेमेंट करूंगा सिर्फ 499 का। क्यों? बिकॉज एक जो मैंने मेरे इसमें से यूज किया है ना, वो तूने मुझे दिया, मैंने उसको दे दिया, सो मेरा सर्विस नहीं है। सो तूने मुझे जो इनवॉइस रेज करके दिया है दैट इज फॉर 500 यूनिट्स, प्लीज रेज द इनवॉइस फॉर 499 यूनिट्स, बिकॉज तेरे में से एक मैंने यूनिट किसको दे दिया, अमित महाजन को दे दिया, अभी 499 है, विच आई विल सेल इट टू माई कस्टमर्स, बिकॉज मेपल के खुद के कस्टमर्स को उनको बेचना था। नाउ बट इनवॉइस तो रेज हो गया था ना 500 यूनिट्स का। अगर 500 यूनिट्स का इनवॉइस रेज हो चुका था, कैन आई से दैट अभी Maple was not ready to make a payment of 500 units. Maple was ready to make a payment of only 499 units. नाउ क्या करे, इनवॉइस तो 500 का है, तो इसके वजह से एप्पल क्या करता है, एप्पल एक यूनिट का क्रेडिट नोट इशू करता है।
एप्पल एक यूनिट का क्रेडिट नोट इशू करता है, जिसके वजह से मेपल को जो पेमेंट करने का लायबिलिटी आता है ना, वो अभी 500 का नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 499 का आएगा। अंडरस्टैंडिंग? सब कुछ समझा तुम लोगों को ये कैसे हो रहा है? यस। एंड मेपल को अभी मेपल के जीएसटीआर 2B में कहने से 500 यूनिट्स का आईटीसी दिखता होगा, बराबर। पर उसने कितने का पेमेंट किया है? 499 यूनिट्स का। कहने से एक यूनिट का जो आईटीसी एक्स्ट्रा मेपल के पास है, कहने से मेपल विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी। एवरीबॉडी? एब्सोल्युटली राइट, मेपल विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी। करेक्ट है भाई, एकदम मस्त पॉइंट था। अगर समझा तो मजा आएगा, नहीं समझा तो वापस पीछे जाके वापस देखना। अरे मैं बोल रहा समझ में आ जाएगा, स्पीड कम करना, सब समझ में आ जाएगा, राइट। तो एक का रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी, बिकॉज एक का उसने पेमेंट ही नहीं किया था, उसने 499 का पेमेंट किया था, बट उसके जीएसटीआर 2B में 500 यूनिट्स का आईटीसी दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग? तो अभी मैंने बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड में ये चीज लिखा है। देखो, एप्पल आराम से, एप्पल ऑलरेडी सोल्ड 500 कैमराज टू मेपल, बराबर। मेपल इज गोइंग टू सेल इट फर्दर टू कस्टमर्स हुज कैमराज टर्न आउट टू बी फॉल्टी विच आर नॉट अंडर वारंटी। मेपल को तो खुद का धंधा बिठाना है भाई, उसको बेचना है आगे। हम उसको एप्पल का हेल्प नहीं करना है इसमें, उसको तो खुद को बेचने का है आगे। बट इफ मेपल गिव्स वन कैम टू कस्टमर हु वाज अंडर वारंटी, देन वन कैम वाज गिवन बाय मेपल विच वाज सपोज्ड टू बी गिवन बाय एप्पल। वो मेपल ने दे दिया, करेक्ट। नाउ why will Maple pay for 500 cams where one cam was sold on behalf of Apple? And thus he should be charged only for 499 and therefore credit note issue करना पड़ेगा for one cam. and कौन इशू करेगा? एप्पल इशू करेगा, बराबर। नाउ आईटीसी रिवर्सल का बात करते हैं। आईटीसी रिवर्सल के केस में मेपल को क्या करना पड़ेगा? मेपल को दोस्तों आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सो आईटीसी ऑफ 1 यूनिट फॉर विच ही गॉट द क्रेडिट। अभी क्वेश्चन ये आता है, ये जो एप्पल था, ये एप्पल को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? इसका मतलब क्या सर? एप्पल को कौन सा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? बिकॉज एप्पल ने भी जो कैमरा दिया ना, एक कैमरा, कहने से वो जो एक कैमरा दिया, सो टोटल उसने 499 कैमरास दिए और एक कैमरा दिया, बराबर है। तो ये कैमरास एप्पल ने किधर से परचेज भी किए होंगे ना, तो उस पर जीएसटी पे करके उसने आईटीसी लिया होगा। यस, परफेक्ट है। तो अभी एप्पल के आईटीसी का हम लोग बात कर रहे हैं। सो आईटीसी रिवर्सल चाहिए क्या एप्पल को? 499 कैमरा जो मेपल को दिए, उसका भी आईटीसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो तो सेल किया है भाई फॉर अ कंसिडरेशन। एंड एक जो अंडर वारंटी बेचा है, वो अंडर वारंटी है, भले आज उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, पर पहले उसको मतलब पहले उसको पेमेंट मिला था ना, जब ये सेल किया था तभी कस्टमर को। तो कैन आई से all 500 units, be it 400 499 और be it 1, all 500 are sold for a consideration, ऐसे हम लोग मानेंगे। 499 legit करंटली भी कंसिडरेशन के लिए जा रहा है और एक का कंसिडरेशन पहले ही आ चुका था। सो एप्पल को आईटीसी रिवर्सल इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। ये है तुम्हारा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक। रिप्लेनिशमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है, मेपल ने क्या किया? मेपल ने खुद का स्टॉक पहले यूज किया एंड देन एप्पल सेंट द गुड्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द स्टॉक। इसका मतलब सर ये तो सेम हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट में क्या हुआ था? पहले पहले ये हुआ था कि पहले ही एप्पल ने कुछ परचेज करके रखा था, उस पर जीएसटी पे करके रखा था, पूरे 500 का पहले ही परचेज करके रखा था, उसके बाद कस्टमर उसके पास आया। इधर ऐसे नहीं हो रहा है, इधर मेपल पहले कस्टमर को सर्विस दे रहा है और वो जो कस्टमर को सर्विस देके उसके पास वो जो स्टॉक में एक कम हो गया ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है? एप्पल वापस स्टॉक भर रहा है एक से। सो पहले मेपल यूज्ड इट्स ओन स्टॉक and then Apple sent the goods for restoration. So can I say there is no consideration which was involved in this? Yes, and that's why there is no GST which is charged. Any ITC reversal required? No ITC reversal भी required because consideration कुछ charge हुआ नहीं था और जो Apple ने जो goods भेजे थे उसका already पहले Apple को consideration मिल चुका था। ये तुम्हारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस इसमें कवर मैंने कर दिए दोस्त, बराबर, नो प्रॉब्लम। केस 1 मैन्युफैक्चरर ने सर्विस दिया तो, केस 2 डिस्ट्रीब्यूटर ने सर्विस दिया तो कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया होगा तो नो जीएसटी, कंसिडरेशन चार्ज किया होगा तो जीएसटी।
उसके बाद बात करते हैं केस नंबर 4 का। 3 अभी देख लिया, 4 केसेस। 4 में क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मेपल प्रोवाइड्स रिपेयर सर्विस टू कस्टमर अंडर वारंटी। अभी इधर रिपेयर सर्विस का बात किया, अभी पार्ट रिप्लेसमेंट का बात नहीं है, रिपेयर सर्विस का बात किया, जिसके लिए कुछ भी कस्टमर से चार्ज नहीं किया, बराबर। बट रिपेयर सर्विस किया किसने? मेपल ने किया। सो कहने से मेपल विल चार्ज द अमाउंट फ्रॉम द एप्पल। यस, सो चार्जेस, मेपल चार्जेस मैन्युफैक्चरर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मेहनत तो डिस्ट्रीब्यूटर ने किया ना। सो जो भी एप्पल पैसा देगा टू मेपल, उस पे जीएसटी भी चार्ज होगा। तो कितना पैसा देगा? 10 लाख प्लस 1 लाख। सो बेसिकली 1 लाख का एप्पल उसका आईटीसी ले सकता है। जो भी मेपल को पैसा मिला है 1 लाख, वो मेपल गवर्नमेंट के पास जाके 1 लाख का पेमेंट कर देगा, राइट? वैल्यू प्लस जीएसटी पे करेगा एंड आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, दैट इज एप्पल, जो भी 1 लाख का पेमेंट हो रहा है उसका। कुल्स, ओके। उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी का। मतलब क्या? एक्सटेंडेड वारंटी इज डिफरेंट देन योर नॉर्मल वारंटी, ओरिजिनल वारंटी। एक्सटेंडेड मतलब कि 2 साल का ओरिजिनल है और 3 साल का और एक्सटेंडेड मिल रहा है, राइट? सो अमित महाजन ने एक्सटेंडेड वारंटी के लिए एप्पल को पेमेंट किया 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का पेमेंट किया, बराबर, एकदम परफेक्ट है। ओके, अभी ध्यान दो, ये एक्सटेंडेड वारंटी कभी बेची थी एप्पल ने? अगर एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे ही बोल दिया था, भाई सप्लाई के केस में बोल दिया कि 2 साल का है और 3 साल का एक्सटेंडेड में और चाहिए तो मुझे बता दो। अगर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ही ली है और वो एप्पल से ही ली है, then in that case that extended warranty, this 10,000 will be treated as a composite supply to the main phone। वो composite supply जैसे ट्रीट किया जाएगा और फोन पे जो जीएसटी रेट लगेगा वही 10,000 रुपीज पे जीएसटी रेट लग जाएगा। सो मतलब एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई अगर एक्सटेंडेड वारंटी दी है तो देखो कि किससे ली है एक्सटेंडेड वारंटी, टेकन फ्रॉम एप्पल इटसेल्फ, then it will be considered as composite supply because seller भी एप्पल है and extended warranty देने वाला भी एप्पल है। Now rate of goods will be applicable on warranty। बट कभी कभी होता क्या है कि एप्पल फोन बेचता है बट एक्सटेंडेड वारंटी देने वाला होता है जो सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जांपल क्रोमा। क्रोमा कभी कभी एक्सटेंडेड वारंटी देती है पर ओरिजिनल वारंटी किसने दिया है? एप्पल ने दिया है। इन दिस केस प्लीज ट्रीट सेल ऑफ गुड्स एंड एक्सटेंडेड वारंटी सेपरेटली। ये दोनों प्लीज सेपरेटली कंसिडर कर लेना। थर्ड पार्टी से अगर लिया होगा तो ट्रीट वारंटी एब्सोल्युटली सेपरेटली, करेक्ट है? ओके। अगर ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे अमित महाजन ने बोला था कि मुझे वारंटी वारंटी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है फोन को, ऐसा बोल दिया था, पर उसके बाद उसको रियलाइज हुआ नहीं नहीं नहीं, ये तो वारंटी हम लोगों को एक्सटेंड करनी है। सो अगर आफ्टर ओरिजिनल सप्लाई अगर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लिया होगा तो ट्रीट द वारंटी सेपरेटली। सो बेसिकली एक बात बहुत सिंपल है कि अगर एप्पल से ही तूने सप्लाई के टाइम पे ही एक्सटेंडेड वारंटी लिया एप्पल से ही, तो ही वो कंपोजिट सप्लाई है, बाकी ऑल केसेस में तुम लोग उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करो। एंड दीज आर योर 5 केसेस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाउ टू, मतलब सब कुछ ही इसमें आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट्स में बेसिकली 5 केसेस में। कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट इन आईटीसी चैप्टर क्या होता है? देखो, एक एप्पल है, एक मेपल है, पार्ट्स रिप्लेस करके दिया अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप लोग एक्चुअली देख लिया है। इज एप्पल रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी? नो, एप्पल हैड ऑलरेडी टेकन मनी अर्लियर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई टू द कस्टमर। एज सच एप्पल को जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, भले तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अभी दे रहे हो पर इसका पहले पैसा कस्टमर से मैंने ले चुका हूं। इसके वजह से जो भी एप्पल ने जीएसटी क्लेम किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ द कैमरास, उसका उसको आईटी से रिवर्स करने का ऐसा जरूरत नहीं है। ओके, ये भी एकदम चकाचक क्लियर हो गया है सर। अभी हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट बाकी है अपने ऊपर का, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का एक पॉइंट है, देखो, क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ, कौन सा सर्विस है? देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस thereof of national highway projects of National Highways Authority of India इन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, हम लोग कंस्ट्रक्शन का सर्विस दे रहे हैं, किसका? रोड एंड मेंटेनेंस का, बेसिकली, बराबर, मेंटेनेंस का भी सर्विस दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। कहने से एक अगर हाईवे रोड बनाना होगा, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, इट टेक्स 15 to 17 ईयर्स, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। यूजुअली द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स 15 to 17 ईयर्स। और इसमें होता क्या है ना, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में
फॉर सर्टेन पीरियड जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट होता है टोल से, वो पहले एक प्राइवेट कंपनी के पास जाता है और बाकी के जो पीरियड होता है वो बाद में गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू चला जाता है। सो अंडरस्टैंडिंग, ये होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। क्वेश्चन ये आता है कि इसका टैक्सेबिलिटी और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उन्होंने बहुत सिंपल बात बोली है, कुछ भी अलग कुछ नहीं है इसमें। देखो, हम ये मेरे पॉकेट बुक का एक स्क्रीनशॉट मैंने इधर डाल दिया है। इन केस ऑफ सर्विस, पहले ये आइडेंटिफाई करो ये एफसीएम है कि आरसीएम है। तो मुझे समझा कि भाई ये एफसीएम के अंदर फॉल होगा। एफसीएम के अंदर देखो कि वेदर द इनवॉइस हैज बीन रेज्ड विद इन द टाइम लिमिट और नो। इसके लिए हम लोगों को देखना है नॉन कंटिन्यूअस सप्लाई और कंटिन्यूअस सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब क्या, जिनका पीरियड, जिनका सप्लाई इज हैपनिंग फॉर मोर देन 3 months, ड्यूरेशन इज मोर देन 3 months. So can I say this duration is more than 3 months? Absolutely right. So that's why this will be treated as a continuous supply. Now please continuous supply जैसे treat करना, और उसके basis पे ही तुम लोग क्या कर सकते हो, identify कर सकते हो कि identify करो। देखो, whether the invoice is issued within the time limit. If the answer is yes, then in issue of invoice or receipt of payment, whichever is earlier, is the time of supply. अगर नो होगा भाई, नई टाइम इनवॉइस इशू किया टाइम पे, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो दैट्स इट। उनको यही बोलना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन का सर्विस होता है दैट रन्स फॉर 15 to 17 years, which is more than 3 months, that's why it is a continuous supply. Small clarification. So yes, this is the lecture for the GST amendments, and don't worry, just do these amendments and go for the exam. I'm sure that you will rock the exam, and expect 2 questions at least from the GST amendments in your पेपर, राइट। सो ये जो सिनारियोज दिए ना, सिनारियोज अच्छे से एकदम करना और खुद से एक बार ट्राई करना कि कैसे क्या किधर क्या आता है, रफ में करना, एंड यू विल बी जस्ट सेट टू गो फॉर द एग्जाम। सो यस दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज अमित महाजन, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, एंड आपको कैसे लगा है ऑनेस्ट रिव्यू देना, और अगर कुछ भी नहीं होगा बताने के लिए तो एक थैंक यू भैया तो लिख ही सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।